टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद हैं। हमारा और आपका रिश्ता बहुत दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, बड़ी कुर्बत आ गई है, बहुत बातें होती हैं, बहुत कॉल्स आप लोग करते हैं, हम लोग भी आपको जवाब दे रहे होते हैं, फिर इंस्टाग्राम के ऊपर भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आपकी राय हमें मिलती रहती है, बातचीत होती रहती है, पता चलता रहता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, किन लोगों से आप मुलाकात करना चाहते हैं। मुझे इस बात की इतनी खुशी है कि हम जो कंट्रीब्यूशन करते हैं पाकिस्तान की तरफ, पूरे अपने शहर, अपने मुल्क की तरफ, अपने मुख्तलिफ शहरों की तरफ, कि किसी न किसी तरह आपको उन चीज़ों के बारे में आगाही देते रहें जिनके बारे में आप लोगों ने कहीं से सुना हो, कुछ खदशात हो, कोई इस तरह की सुनी सुनाई बातें हो जिसके ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी को बेस किया हो, तो हम वो जो मिसकंसेप्शंस हैं, वो वाले जो ख्यालात हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं, उनको किसी तरह से सही करें, आपकी ज़िंदगी को आसान करें और आप अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से गुजार सकें। हम रोज़ाना आपको अहमियतें बता रहे होते हैं, अपनी डाइट की, एक्सरसाइज की, डॉक्टर से आपको मिला रहे होते हैं, हम वो बातें भी आपको बताते हैं कि जिससे आपकी ज़हनी सेहत अच्छी चलती रहे, आप अच्छी तरह महसूस करें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिलसिला यहाँ थम नहीं जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी चीज़ है, जो आपने सीखी हो, आपने प्रैक्टिस की हो और उससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हुई हो, तो आप प्लीज़ वो चीज़ आगे तक पहुँचाया करें, अपने दोस्तों को सिखाया करें। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पाकिस्तान में अपने वालिदैन को बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम उनको इतना आराम करने की तलकीन करते हैं कि वो एक्टिव रहना भूल जाते हैं। हम लोग कहते हैं बस अम्मी आप बैठी रहें, आप बस अम्मी आराम करें, अपने वालिद साहब को कहेंगे बस आप आराम करें। आराम करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि अब उम्र के उस हिस्से में जहाँ उनको वाकई आराम करना चाहिए, आप प्लीज़ उनके लाइफस्टाइल को एक्टिव कीजिए। अगर आपको हफ्ते के अंदर एक दिन भी छुट्टी मिलती है, जो आप सोचते हैं यार एक दिन की छुट्टी है मैं सो जाता हूँ, आप जब छोटे थे तो उनकी जो एक दिन की छुट्टी थी, उस छुट्टी में आपके वालिदैन सोते नहीं थे, आपको घुमाने ले जाते थे। तो आपको भी ये काम कर रहा है, आपके जो बूढ़े वालिदैन हैं या वो वालिदैन हैं जो कि किसी न किसी तरह से एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, सिर्फ कमरे तक महदूद हैं, आपको अपने वालिदैन को कमरों से निकालना है, उनको बाहर लेकर जाना है, टेक देम आउट। आप उनको कहीं पे ले जा सकते हैं। आप जिस शहर में भी हैं वहाँ पे आई एम श्योर कम से कम 5 से 7 जगह तो ऐसी होंगी ही जहां आप उनको अपने साथ लेके जा सकते हैं। और आपको पता है लेटर एज में किसी भी चीज़ की, दौलत की, अच्छे टेलीफोन की, टीवी की ज़रूरत नहीं होती, कंपनी की ज़रूरत होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनके अब सिंगल पेरेंट्स हैं, एक ही पेरेंट है, बाकी या तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए या शायद किसी और मुल्क में मुक़ीम है। आपको बहुत ज़्यादा वक्त उनको देना होता है, उनको वक्त चाहिए होता है और वो चाहते हैं कि आप उनको वक्त दें, उनसे बात करें। एक दोस्त की ज़रूरत होती है और अपने माँ बाप से ज़्यादा और अपनी औलाद से ज़्यादा आपका जो एक सिंसियर फ्रेंड है वो और कौन हो सकता है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में एक इतनी ज़्यादा मसरूफियतों में ये चीज़ भूल जाते हैं। हम कहते हैं यार बस हम इनको प्रोवाइड करें, एक अच्छा घर दिया हुआ है, गाड़ी भी दी हुई है, ड्राइवर भी दिया हुआ है, खानसामा भी घर में आता है, खाना भी पक जाता है, हम ये आसाइशें तो फराहम करते हैं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि ये आसाइशें हमें भी मिली थी जब हम छोटे थे। तो हमें ये जब यू नो व्हेन यू हैव टू गिव इट बैक, जब आप कुछ वापस करना चाह रहे होते हैं अपने वालिदैन को, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनी। अपने वालिदैन को वक्त दीजिए, कंपनी दीजिए। बहुत बुरा लगता है मुझे, मैंने इतनी दफ़ा मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, जगह जगह देखा है, एक फैमिली आती है खाना खाने और वो सब फ़ोन में लगे हुए होते हैं, हाँ हाँ क्या हो रहा है, और इस तरह बात कर रहे होते हैं। इतना ऑड लग रहा होता है, भाई आपके घर वाले हैं, आप कम से कम एक फ़ोन साइड पे रखिए, आप दोबारा से वो कनेक्शन डेवलप कीजिए। बहन भाइयों को मैं देख रहा हूँ तो हम उम्र बहन भाई इतने सारे, एक कहीं खाना खाने गए, कहीं गए, और मैं ऐसी नज़र दौड़ाता हूँ, देखता हूँ सब फ़ोनों पे लगे हुए। भाई ऐसी क्या झिझक है आपस में बात करने में। मुझे लगता है ये जो पूरा फैमिली पैटर्न है, ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हम लोग कोई गलती ऐसी करते हैं कि ये वीकन होना शुरू हो जाता है। और मैं नहीं चाहता कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी पहचान रहा है, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा सिस्टम रहा है, हम इसको
पीछे छोड़ें या इसको वीकन करें। पता है, बात करने से जंगें सॉल्व हो जाती हैं और हम बात करने से घरेलू झगड़े का सॉल्व नहीं कर सकते। क्या अपने दिल के अंदर जो कदूरतें पैदा हुई हुई हैं या कोई भी ऐसी बात है जो कि डिस्टर्ब करती है और फैमिली को दूर कर देती है एक दूसरे से, क्या हम वो चीज़ बात करके हल नहीं कर सकते? हर चीज़ बात करने से हल हो जाती है। आज का एक बहुत ही ज़बरदस्त शो आपके लिए लाइन अप किया हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ होंगी डॉक्टर फरहाना जो कि हार्ट इश्यूज़ पे बात करेंगी। डॉक्टर बिल्कीस होंगी आपकी बहुत ही फेवरेट, उनको आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हुमैरा अफान होंगी साइकोलॉजिस्ट जो कि बताएंगी कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन का कोई हादसा आपके जहन पे क्या असर कर सकता है। शेफ नौरीन होंगी और फिर राइट एट द एंड आपकी मुलाकात कराएंगे दो शानदार पाकिस्तानियों से। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। एक अजीब सी बात, एक अजीब सा फ़िक्रा जो कि हम बार बार सुनते हैं, अरे भाई वो तो अब 40 साल का हो गया, अरे भाई अब तो 40 साल की हो गई है। 40 साल की जो उम्र होती है उसको इतना ज़्यादा एक हवा क्यों बनाया हुआ है? एज इज़ जस्ट अ नंबर। पूरी दुनिया में बार बार लोग कहते हैं, रीडर्स डाइजेस्ट की एक दफ़ा कवर पे आया हुआ था, लाइफ बिगिनस एट 40। अब ये जो 40 साल है इसको इतना ज़्यादा लॉकडाउन क्यों किया जाता है? तो अरे भाई वो तो 40 साल हो गया। और 40 साल की अगर कोई खातून हो जाए और अगर उसने शादी ना की हो या अगर उसकी हेल्थ थोड़ी सी ऐसी हो कि बिल्कुल वो हेल्दी ना हो, थोड़ी सी मतलब वेट उसका ज़्यादा हुआ वो, तो फैमिली वाले बातें कर करके अरे तुम तो अब 40 साल की हो गई हो, 40 की हो गई हो। 40 में ऐसा क्या राज है जिसके ऊपर लोग इतना डर जाते हैं और एक दूसरे को डराते रहते हैं? ये आज हमें बताएंगी हमारी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरहाना रहमान। डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? डॉक्टर साहब, ये 40 साल की उम्र को लेके इतना लोग ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं? असफर, जैसे हर चीज़ में एक टाइम के साथ साथ चेंजेस आती रहती हैं, तो 40 के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे नज़र रखने की ज़रूरत है और जब उसकी केयर नहीं की जाती, उसके लिए मेंटल प्रिपेयर नहीं हुआ जाता, तो फिर वो एकदम से जब वो चीज़ें आती हैं तो सेटबैक के तौर पर लगती हैं, एकदम से इंसान शॉक्ड हो जाता है और उन चीज़ों के साथ कूप अप नहीं कर पा रहा होता। तो डॉक्टर साहब, क्या वाकई में जिस तरह लोग कहते हैं कि योर बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बायोलॉजिकल क्लॉक एक टिकिंग कर रही होती है, तो क्या वाकई ऐसा होता है कि जब 40 पे घड़ी आती है तो एकदम से कोई हेल्थ का इशू राइज होगा या एकदम से कुछ होगा, क्या सब में होगा या कुछ में नहीं होगा? अच्छा, इसमें देखिए, जैसे आप अगर 40 को ना भी कहें तो कोई बच्चा अगर पैदा हो भी रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यू नेवर नोज़ कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ चीज़ें हम बिफोर डिलीवरी उसको अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशंस ले सकते हैं। आपको डिजीज़ नहीं पता, आपको हेपेटाइटिस नहीं पता 20 ईयर्स ऑफ एज में हो जाए या पैदाइशी हो जाए, लेकिन हाँ हम उनके बारे में बात ज़रूर करते हैं कि आप उसके लिए मोहतात रहें और एहतियात करें। इसी तरह से जैसे जैसे एज के साथ, हर एज का एक एक मतलब एक दौर है, उसमें कुछ चीज़ें होने वाली हैं जो उसी टाइम पर होंगी और उसके बाद लेस लाइकली है कि वो चीज़ें हों। इसी तरह 40 में जब हम अगर स्पेशली वुमेन की बात करें तो जो एक सिस्टम चल रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें आफ्टर 40 थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू होता है, लेकिन वो एकदम नहीं होता और एकदम कोई समझ लें कि कोई तूफान नहीं गिर जाता, वो ग्रेजुअली होता है और नॉट नेसेसरी कि 40 पे ही सबके साथ, तो वो एक एज लिमिट है 45 से 55 ईयर, सनेयास जिसे कहते हैं। लेकिन हाँ उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं अगर पहले से अवेयरनेस है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और आपने उसके लिए मेजर्स की हुई हैं, तो बहुत आराम से आप इस फेज से भी गुजर जाएंगे, ये आपके लिए कोई एकदम प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे आपको लगता नहीं कि हमें एक जनरल फिजिशियन के पास, फैमिली फिजिशियन के पास जाने से बेहतर कि साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना चाहिए लोगों का एक ये माइंड चेंज करने के लिए? क्योंकि मैं इतनी ख़वातीन को जानता हूँ जिनका एक जुमला होता है, यार अब तो 40 की, यार अब तो 41 की हूँ, मतलब कि इसका मतलब क्या, बस सब खत्म हो गया सब कुछ, यार बस अब छोड़ो, अब क्या मतलब मैं अब क्या करूँ? अब इसमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है ना इस वक्त, क्योंकि कुछ लोगों को किस मकसद के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। अब ख़वातीन को समझा जाता है सिर्फ एक ही काम है कि आप जो है पॉपुलेशन बढ़ाएं, शादी करें, बच्चा हाँ करें, लेकिन बस, ये कि और भी तो फ़राइज़ हैं उसके और भी जिम्मेदारियां हैं, और जितनी जिम्मेदारी एक औरत के ऊपर होती है लेस लाइकली मर्द के ऊपर भी होती है। लेकिन मर्द को वो अल्लाह मियां ने वो चीज़ दी नहीं है कि वो छः सिनेरियोस को साथ लेके चले। वुमेन जो वो मल्टीटास्कर है, एब्सोल्युटली, उसको रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। अब उसको इन सारी चीज़ों का, अब उसका कसूर तो नहीं, दिस इज़ द
प्रोसेसिंग, इसी तरह मर्दों के साथ भी हो रहा होता है, वो भी एज प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, बट उन्होंने किसी को बताना नहीं और शो नहीं करना, और उसका फ्रस्ट्रेशन उल्टा वो निकालते हैं कि जी हमें तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे साथ ही मसले चल रहे हैं, रादर देन कि उसको आप इस चीज़ के लिए समझें और उसको इसकी चीज़ में हेल्प आउट करें, और कुछ सालों की बात होती है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब एक ही मकसद को अगर आप रख के सोचेंगे तो आप तो कहेंगे कि वो चीज़ बेकार हो गई, लेकिन उसके और बहुत सारी जो जिम्मेदारियाँ फ़राइज़ हैं जिसके लिए वो इस दुनिया में आई है, तो उसके लिए शी इज़ एज़ गुड एज़ कि वो 20 ईयर्स की लड़की की तरह वो काम कर सकती है अगर आप उसको सब कुछ प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई खातून है जिन्होंने बहुत ही हेल्दी लाइफ गुजारी है, उनको 40 के बाद कौन कौन सी बीमारियों के खदशात हो सकते हैं? सबसे पहले तो इस पर एक तो ये कि मेनोपॉज तो सबको होना है, ठीक है, उसमें जो है सिम्टम्स के हॉट फ्लैशेस हैं, नाइट स्वेट्स हैं। तो डॉक्टर साहब 40 में तो शुरू नहीं होता, तो थोड़ा नहीं, लेट आता है। 40 जो एज है ना, उसके बाद मेनोपॉज कभी भी हो सकता है, और पाकिस्तान की एवरेज एज 45 से 55 है एवरेज एज, लेकिन सिम्टम्स किसी को भी आ सकते हैं, किसी को 2 साल 3 साल रहते हैं सिम्टम्स, उसके बाद फाइनली इवेंचुअली संन्यास हो जाता है, किसी को कुछ भी नहीं होता। ज़रूर इट इज़ नॉट 100% रूल के सबके साथ सारे सिम्टम्स हो, सारी चीज़ों, किसी के साथ कुछ भी नहीं होता, बस ग्रेजुअली इरेगुलर होते होते उसका संन्यास स्टार्ट हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि अब ये चीज़ हो चुकी है। लेकिन इससे रिलेटेड क्योंकि हार्मोन्स बहुत सारा कुछ हमारी बॉडी में कर रहे होते हैं, वो रिलेटेड है इससे बोन्स के लिए, वो कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रही हैं, तो बोन हेल्थ अफेक्टेड हो रही होती है। अगर कोई लेबरर भी अगर अपनी बोन्स के साथ बहुत मतलब हैवी वर्क करता है और अच्छी तरह से कैल्शियम विटामिन डी का इंटेक नहीं है उसका प्रॉपर, तो उसके साथ भी यही सब कुछ होगा, वो भी जो है हड्डियों के दुखने से, घुटने ख़राब हो रहे हैं और इन सबसे गुजरेगा। लेकिन ये कि उस वक़्त कोई ये बात सोचता नहीं है। अब जो ख़वातीन हैं उनके साथ ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होना है, तो आप इसकी तैयारी पहले से कर लेना। मतलब 35 तक हम कहते हैं कि अपना कैल्शियम का स्टोर बैंक अकाउंट पूरा फुल करके रख लें, तो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। क्योंकि हम लेबर का प्रोसेस गुजरने के बाद फीड भी कराते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद घर के सारे काम, और ख़ुद हमारी ख़वातीन का इंटेक ज़ीरो है। मतलब ज़्यादातर ये अंडर डेवलपमेंट कंट्री या हमारे इलाकों में ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन की डाइट बहुत ख़राब है। बाहर के मुल्कों में या कहीं और हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा इसलिए नहीं देखते कि वो अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को रखते हैं। डाइट के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल भी, यानी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी ये कि आप अच्छा खाना खा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट, जो कि 40 के होते ही करा लेने चाहिए, मर्द औरत यकसा दोनों में? अच्छा, कॉमनली जो है आफ्टर 40 जो है कुछ चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, फिर उसके बाद आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई मसला हो सकता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, कुछ कैंसर्स हैं, हर चीज़ का एक टाइम होता है। लेकिन हर जनरली बता रही हूँ कि ये कहा जाता है कि अगर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो जो रिकमेंडेड एज है किसी भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम की, आप उससे 5 साल पहले या 2-3 साल पहले या कोई सिम्टम ज़ाहिर होने पर पहले भी करा सकते हैं, आप उस एज का इंतज़ार ना करें। और यूजुअली जो सालाना टेस्ट जो हैं जो हम हर साल करवा के देख लें, उसमें यह कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल देख लें, चर्बी की मिकदार देख लें, लिपिड प्रोफाइल, एक अपना जो है वो शुगर टेस्ट करवा लें, 3 महीने की शुगर जो बता दें तक कितनी है, और ब्लड प्रेशर पे थोड़ी सी नज़र रखनी शुरू कर दें। ब्लड प्रेशर पे थोड़ी सी नज़र रखनी शुरू कर दें। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, चूँकि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और हमारा जो शो है वो आगाही से रिलेटेड ही होता है यूजुअली। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपने भी यकीनन अपनी लाइफ में एज ए पेशेंट काफ़ी सारी ऐसी ख़वातीन को ज़रूर मिली होंगी जो कि 40 के बाद एक फैमिली शुरू कर रहे होते हैं, या उनकी लेटर एज में शादी होती है, या नहीं की होती शादी, कभी बाद में की होती है, देन यू नो दे आर अबाउट टू कंसीव, उनके लिए कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? देखिए असफर 30 के बाद तो हम जो भी प्रेगनेंसी होती है आफ्टर 30 इयर्स ऑफ एज, वो तो हम ऑलरेडी उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसीडर करना शुरू कर 30 भी, क्योंकि बहुत एक लेट एज है वो शायद फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, नॉट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाए तो वो कोई मसला नहीं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी शुड बी बिफोर 30। और उसके अलावा बच्चे के साथ ब्लड प्रेशर होना, बच्चे बेबी शुगर हो जाना, इसी तरह के काफ़ी मसलों के रिस्क और चांसेस बढ़ जाते हैं आफ्टर 40, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, क्योंकि जो एक हेल्दी आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल या रिप्रोडक्शन का पूरा अंदर का सिस्टम है वो वक्त के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होता है, क्योंकि ये सिस्टम है, ये रखा हुआ है इस तरह से कि एक टाइम के बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, इतनी हेल्दी आप नहीं रहेंगे। तो इट्स बेटर टू हैव इट बिफोर। और किसी के साथ अगर ठीक है, हर चीज़ आपके इंसान के हाथ में नहीं है, ऑप्शंस हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप सोचें ही ना, उसके बाद ऑप्शंस हो सकती हैं। अब मेडिसिन इतनी तरक्की कर चुकी है कि कॉम्प्लिकेशंस हो भी, बच्चा वक्त से पहले डिलीवर हो भी जाए तो उसको देखा जा सकता है, उस सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो भी एक अदर हैंड है कि किसी की अगर इतनी मजबूरी है तो वो ये सोच के ना छोड़ दे कि भाई अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, इट्स नॉट लाइक, होप रखनी चाहिए। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहती हैं तो आप कॉल कर सकती हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज डॉक्टर फरहाना रहमान हमारे साथ हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि आफ्टर 40 कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें केयरफुल रहना चाहिए, ख़ास तौर पे खवातीन को। डॉक्टर साहब, जिस तरह बहुत सारी खवातीन हैं जिनको आप भी हम बात कर रहे थे कि एक ओवर ईटिंग का या स्ट्रेस ईटिंग का डिसऑर्डर होता है, और क्या ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि मेंटल डिसऑर्डर्स में काउंट होते हैं, क्या ये 40 के बाद बढ़ सकते हैं? डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 40 के बाद, क्योंकि उसकी वजह वही है कि सर्कमस्टांसेस और एक टेंडेंसी हो जाती है डिप्रेसिव मूड की, इरिटेबल मूड की। ये आपके जो है वो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं स्टार्टिंग के, चिड़चिड़ापन और फिर नींद पूरी नहीं हो रही थी। ख़वातीन के हमारे यहाँ प्रेशर वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है और दो तरीके होते हैं स्ट्रेस में, या तो लोगों की भूख उड़ जाती है या वो स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर देते हैं। आपको यूजुअली ख़वातीन घर में जब थोड़ी सी लेथार्जी वीकनेस फील करती हैं तो कोई वो ग्लूकोज बना के पी लिया, कोई मीठा खा लिया कि और स्कंजी पी ली, तो वक्ती तौर पर तो वो 5 मिनट के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन उससे उनका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, वो अनमॉनिटर्ड जा रहा होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती। इसी तरह से घर में खाना बचता है, इसने प्लेट छोड़ी, उसने प्लेट छोड़ी। तो 40 के बाद इस बात का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो हाजमा है वो स्लो हो जाता है, और 40 के बाद अगर कोई ओबेसिटी को मोटापा है तो उसको शेड करना बहुत मुश्किल है, हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिस्टम स्लो हो चुका है। तो वो इतनी जल्दी आपकी कैलोरीज बर्न होना, वो सारा उसका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता, लोग डिसहार्ट होकर फिर छोड़ भी देते हैं। तो आप ग्रेजुअली अपनी रूटीन ही ऐसी रखें कि आपकी 30 मिनट्स की डेली वॉक हो, डाइट में आप पोर्शन कंट्रोल रखें, और अगर ऐसी मजबूरी है कि आपने सबका खाना बचा हुआ नहीं फेंकना और अपनी प्लेटें साफ़ करनी है तो आप अपना खाना ना खाएं, आप वही खा के वही खा लें और अपना डाइट कंट्रोल। अब आप अपना भी खाएंगी, औरों को भी खाएंगी, तो फिर कहाँ जाएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि 40 साल की उम्र के बाद सबको यकसा तौर पे करनी चाहिए कि ये चीज़ें नहीं खाएं डाइट में, और ये लाजमी ये दो चीज़ें तो करें ही करें? देखिए 40 के बाद जो चीज़ें, दो मेन फैक्टर्स है जो साइलेंट किलर्स हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये अंदर ही अंदर खा रहे होते हैं। मेनली जो है वो शुगरी आइटम्स और स्पेशली वाइट शुगर्स और बेकरी आइटम्स, ये सब अवॉइड करें। सब मतलब सिर्फ चखने की हद तक ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा खाने की हद तक ठीक है। इसका इंटेक बहुत ज़्यादा और अनलिमिटेड जो होता है कि निम्को भी खा रहे हैं, फिर केक पेस्ट्री भी खा ली, फिर घर में मिठाई बनी वो भी खा ली, घर का मीठा भी खा लिया, और वाइट शुगर 3-3, 4-4 चमचे चीनी में चाय में यूज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप कट डाउन करें। सबसे मेन चीज़ जो है वो स्मोकिंग है, दोनों साइड्स पे स्मोकिंग और इलिसिट ड्रग्स का इस्तेमाल, ये सारा आप खुद जो है वो उसको भी कट डाउन करें। एक्सरसाइज लाजमी हो आपकी, और 30 मिनट्स की वॉक सबके लिए लाजमी है, चाहे उसको शुगर ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। नमक का इस्तेमाल कम करें, तेल का इस्तेमाल कम करें, कम से कम ये करें कि जो एक्स्ट्रा जैसे निहारी वगैरह में एक्स्ट्रा तेल होता है कम से कम उसको हटा के खाएं, अगर खानी भी है तो। सिर्फ मीट खा सकते हैं आप? हाँ, बस मेन उसको। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर साहब आपके लिए कॉलर है शबीना कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम शबीना। जी वालेकुम सलाम। जी शबीना, क्या सवाल है आपका? जी मुझे डॉक्टर साहब सवाल करना है, मुझे अपने थायराइड के बारे में मालूम करना है। जी जी सवाल कीजिए। जी मेरा सवाल है कि मेरा TSH लेवल जो है 9 है और मेरा NT-TPO काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो मुझे डॉक्टर साहब से मालूम करना है। मेरी एज तकरीबन 50 है। एज 50 है? एज 50 साल। एज 50 है। तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपके कोई मतलब ये आपके टेस्ट क्यों करवाए थे, किसने करवाए थे? जी मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने ही करवाए हैं। तो ये है कि अभी जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द होने लगा है, घुटनों में, कमर में, और अभी जो है और ये है कि मेरे पीरियड्स भी नहीं हो रहे। तो ये कि उस सिलसिले में मुझे आपसे पूछना है कि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका थायराइड इतना बड़ा हुआ नहीं है, आप मेडिसिन ना लें। तो एक ने मेरा NT-TPO करवाया है तो वो काफ़ी मेरा बढ़ा हुआ है जी, तकरीबन 1300। तो आपको दिखाना तो पड़ेगा और मेडिसिन तो आपको चाहिए, लेकिन आपका वेट ज़्यादा है क्या? नहीं, मेरा वेट जो है तकरीबन 55 है जी। 55 है, ठीक। और एज 50 बताइए? एज मेरी 45 प्लस है। 45 के करीब है। अच्छा, आपको ये फर्स्ट टाइम पता चला कि आपको थायराइड हुआ है? इससे पहले आपको कभी कोई टेस्ट कराने की नौबत नहीं आई?
जी नहीं, कभी नहीं आई। तो अभी मुझे कुछ वक्त से पीरियड्स नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हो रहे थे, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और थकन बहुत हो जाती है। तो ये क्या मेरा जो है, ये मैंने थायराइड के टेस्ट बताए, तो डॉक्टर साहबा को मैंने अभी बताया है। तो अभी मेडिसिन तो मैंने नहीं ली है, तो मैंने सोचा आपसे आप मालूम ये कर पूछना चाह रही हैं ना कि आपको मेडिसिन लेनी कि नहीं लेनी? लूं। जी जी, मैंने मेडिसिन में ले रही थी, तो किसी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका थायराइड लेवल इतना नहीं है, आप ना लें। तो ये कि आपके मेरी वैसे भी आयरन लेवल भी बहुत कम आई थी, तो फिर कंट्रोल कैसे जी कंट्रोल जी मतलब ये कि इनको मेडिसिन रोकने वाला डॉक्टर कौन था ये भी तो होना चाहिए ना। आपने जिसने आपको मेडिसिन स्टार्ट किया, आपने उनको जाके अपनी रिपोर्ट्स दोबारा दिखाई थी? ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आप इस सिलसिले में मेरी क्या रहनुमाई करेंगी? मैं आपसे मेरा आपको मशवरा यही है कि सबसे पहली बात ये कि डॉक्टर्स ना बदला करें और एक रिपोर्ट जिसने कराई है उसी के पास वापस जाया करें, क्योंकि उनको आपका सारा हिसाब किताब पता होता है। आप बार बार चेंज करेंगे, हर कोई नया मशवरा देगा, हर कोई हिट एंड ट्राई करता है कि पहले ये दिखा दें, पहले वो दिखा दें। आपकी जो कमज़ोरी है और जो बॉडी एक्स हैं, आपने खुद कहा कि आपका आयरन कम है। जब ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कम होती हैं, तो इन पे नज़र रखनी होती है। आपको आयरन की मेडिसिन भी लेनी होगी और विटामिन डी, कैल्शियम का भी अपना ख्याल रखना होगा। और अगर आप वॉक नहीं करती हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो उस पर भी ध्यान देना होगा। और जब भी कोई भी किसी भी किस्म की रिपोर्ट्स कराएं तो हमेशा जो आपका प्राइमरी डॉक्टर है, जिसको आप शुरू से दिखा रहे हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या ओवरऑल, उससे जाके मशवरा किया करें और उसके मशवरे पर अमल किया करें, लोगों की बातों पे नहीं जाया करें। बहुत शुक्रिया शबीना कॉल करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप कहती कि 40 के बाद हम लोगों को अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जिसके अंदर तेल, चीनी, बेकरी, बेक्ड ये वाले आइटम्स ना हो, तो डॉक्टर साहब फिर क्या हो उसकी जगह? देखिए, नॉर्मल होल ग्रेन्स जो हैं, जैसे चक्के के आटे की रोटी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अगर किसी को शुगर है तो वो फ्रूट्स का पोर्शन भी कंट्रोल करे, अगर नहीं है तो वो नॉर्मल मॉडरेट अमाउंट में फ्रूट्स ले सकते हैं। सैलड्स लें, दाल सब्जियां ज़्यादा खाएं। मीट का जो पोर्शन है वो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा से ज़्यादा ना रखें। वाइट मीट ले सकते हैं जिसमें चिकन है, फ़िश है, वो ले सकते हैं रेगुलरली। अब एक और चीज़ है कि विटामिन डी के लिए हमारे यहाँ ख़वातीन का ये होता है कि हम तो सारा दिन धूप में होते हैं। धूप जो है वो सुबह की है जब सूरज निकल रहा है, और शाम को जब सूरज डूब रहा है, उस वक्त अगर आप आधा घंटा 15 मिनट बैठ सकते हैं। उसमें शर्त है कि आप फुली कवर्ड ना हो। अपने घर में बैल्कनी में ऐसी जगह पे बैठें कि एटलीस्ट आपके मतलब एल्बो तक बाजू एक्सपोज हो, नी तक लेग्स एक्सपोज हो। इतनी अगर आपकी बॉडी को धूप मिल रही है तो फिर आपको विटामिन डी मिलेगा प्रॉपर, वरना कोई फायदा नहीं। सुबह भी और शाम को भी 2 टाइम से किसी एक टाइम बैठ जाए, हाफ एन आवर बैठ जाए तो बहुत है। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर बिल्कीस से, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अब आपकी मुलाकात कराते हैं हम सब की फेवरेट डॉक्टर बिल्कीस से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। आपको भी। डॉक्टर साहब, आपके लिए बेतहाशा सवालात पूरे हफ्ते लोग भेज रहे होते हैं। हलीमा ने इस्लामाबाद से पूछा, डॉक्टर साहब एक बड़ा अजीब सा सवाल है। उन्होंने पूछा क्या मुख्तलिफ कलर पहनने से कोई एलर्जी जिस्म में हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी उन्होंने कहा मैं जब भी लाल रंग की कोई चीज़ पहनती हूँ तो मुझे एलर्जी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों को रेड कलर, आपके कहने से पहले मैंने कह दिया था, बिल्कुल होता है। कुछ लोगों को रेड कलर से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को ब्लैक कलर से एलर्जी होती है। जो डार्क कलर्स होते हैं ना, जो एनर्जी अपने अंदर समो लेते हैं, जो ठंडे कलर नहीं होते, उनसे जो है ना एलर्जी हो सकती है। तो उसमें रेड कलर है, उससे एलर्जी बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? कलर से कैसे एलर्जी? तो कपड़े पे कलर में भी एनर्जी होती है। देखिए, अगर किसी को मीजल्स बच्चों को निकलते हैं ना, हम उनको लाल कलर के कपड़े पहना देते हैं कि तमाम चीज़ें निकल के बाहर आ जाएं, तो वो उनकी एलर्जी होती है, क्योंकि रेड उसको पुल करता है। पुल करने से उनको एलर्जी एग्रीवेट हो जाती है, वो खुजाते रहते हैं। अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? लौकी का जावा लेकर पूरे, अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है तो नमक लें, पिंक सॉल्ट, और सिर्फ पिंक सॉल्ट की पूरी बॉडी में स्क्रबिंग करें।
अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करें, और स्क्रब के लिए या तो आप टावल का छोटा टुकड़ा या लौकी का जावा जो होता है, नमक और लौकी के जावे से अच्छी तरीके से अपनी फुल बॉडी की स्क्रबिंग करें और हफ्ते में एक दफ़ा कीजिए। उसके बाद आप ठंडे पानी से या सादे पानी से धो लीजिए बॉडी को। अगर आपको ड्राई लगती है तो कोकोनट ऑयल उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपकी एलर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है ना उस स्क्रब से आपके डेड सेल्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और ये बेस्ट स्क्रब है बॉडी के लिए, बेस्टेस्ट स्क्रब है एक्सफोलिएशन के लिए। और जो आपकी चीज़ें होता है कि एलर्जी क्यों होती है कि कुछ चीज़ें आपकी, देखिए स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये ब्रीथ करता है, ये आपकी चीज़ों को पसीने के ज़रिए आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। जब ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा होता है तो क्या होता है कि फिर आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं माशाल्लाह कि नहाते ही नहीं है, पसीना है तो नहीं नहाते, उसके बाद भी उनको इचिंग होती है। सफाई निफ्स ईमान है, रोज़ाना नहाना है। बिल्कुल। हमारे साथ कॉल निदा की खुशाब से। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने ये पूछना था कि 2-3 जगहों से इलाज वगैरह कराने के सिलसिले में अपनी आप ही का मैंने ना पता किया, तो उन्होंने कहा कि आर्थराइटिस का ना कोई इलाज नहीं होता। आर्थराइटिस का इलाज नहीं होता? पूछना था कि क्या वाकई कोई इलाज नहीं होता? वो कहते हैं वो बस ऐसे ही साथ चलेगा, ऐसे ही आप थोड़ा बहुत कोई ऐसे क्या कहते हैं कैल्शियम वगैरह के टैबलेट्स वगैरह ले। आपने किसी गलत जगह कॉल की होगी। आर्थराइटिस का हमारे पास इलाज है। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो फूल मखाने होते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है? फूल मखाने का क्या कह रही हैं आप? इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? आर्थराइटिस के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सफ़ेद मौसली मिला लें, आपकी दवा बन जाएगी। नहीं, उस फूल मखाने को क्या पीसना होता है? मैं आपको बता देती हूँ, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टोपीनिया, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई भी आपको डॉक्टर कहते हैं ना जिसमें आपके हड्डियों का भुरभुरा, हड्डियों में सुराख, हड्डियों का सिकुड़ जाना, कुछ भी इनमें से आपको कहते हैं, जोड़ों का शदीद दर्द, 2 जड़ी बूटियाँ हैं, सफ़ेद मौसली, फूल मखाने। ठीक है। अच्छा, मैंने एक अपने पेशेंट को मखाने खाने का कहा, वो सफ़ेद वाले मखाने खा के आ गया। वो नहीं, फूल मखाने सही, वो आपने लेने, दोनों हम वज़न पीस कर पाउडर बना लें। अच्छा, मखानों को कुछ लोग क्या करते हैं कि देसी घी में भूनते हैं, वो तरीका भी सही है, या हल्का सा आप उसको रोस्ट कर ले, वो तरीका भी सही है। आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह करना चाहती हैं। दोनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए, पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप जो है सुबह खाली पेट 1 कप दूध लेंगी, उसमें खौलता गर्म दूध होना चाहिए, उसमें 1 बड़ा चम्मच इसको मिलाकर स्टर करेंगी, और ये खाली पेट पीने से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है। नहीं तो असर के वक्त आप पीजिए। कुछ लोगों को दूध हज़म नहीं होता तो दूध की जगह फिर वो इसमें साबूदाना डाल सकते हैं, मगर वो भी आपने कच्चा इस्तेमाल करना है, मतलब उसको कूट के उसको पाउडर बना लेना है और खौलते गर्म पानी में डालना है। फिर ये आप कीजिए, अल्लाह के हुक्म से अपनी अद्वियात जारी रखें, लेकिन आपकी तकालीफ को कम करने में ये रेमेडी आपकी मदद करेगी। अब अगर आपको आर्थराइटिस है और कुछ लोगों को नींबू से एग्रीवेशन होती है कि वो नींबू नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर वो फिर इमली का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि विटामिन सी हर हालत में आपको करना है इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे मिसेस नसीम शेख ने पूछा है लाहौर से कि इनकी उम्र तकरीबन 42 साल है और ये अपना कहती है मैं कामकाज करती हूँ, वज़न भी मतलब बॉडी का इनकी सही है, हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है। इनको कह रही मैं कभी भी नहा के अगर बाहर निकलती हूँ जाती हूँ तो मुझे बेतहाशा पसीने आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। बाज़ लोगों को नहाने के बाद, और ख़ासकर ख़वातीन को जो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं, तो उनको नहाने के बाद बेतहाशा पसीना आता है। ऐसे ख़वातीन को क्या करना चाहिए, लास्ट रिंस जो होता है ना, जो आखिरी आप मग्गा डाल रही होती हैं, तो उसमें गेंदे के फूल के पत्तियां मिल जाती हैं। गेंदे के फूल की पत्तियां एक मतलब कि एक मुट्ठी पहले से आप इस डिकॉशन को तैयार कर लें। गेंदे के फूलों की एक मुट्ठी, 7 से 8 जो है आपने लेना है नीम के पत्ते, इन दोनों को आप उबाल के एक मग जैसा बना लें छान के। उसमें आपने छोटा सा टुकड़ा
फिटकरी का डालना है, और आखिर में ये वाला पानी बॉडी पे डालकर और जो है ना इसको टॉवल ड्राई नहीं करना है, तो उससे आपके पसीने की शिद्दत जो है वो कम होगी। ठीक है, और पसीने की फर्क शिद्दत पड़ेगा, होगी। क्योंकि देखिए ये तो नेचुरल चीज़ है ना। अच्छा, उनको खाना क्या चाहिए? कैमोमाइल टी पीना चाहिए, इवनिंग प्रिमरोज के कैप्सूल होते हैं वो खाना चाहिए, अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे भी इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, फौजिया ने हमसे कराची से पूछा, इनकी उम्र है 32 साल और एक इनकी बेटी है तकरीबन कोई 8-9 साल की, और इन्होंने पूछा है कि ये दूसरी दफ़ा इनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। इन्होंने कहा मैंने अपना वेट भी, सेकेंडरी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, वेट बहुत ज़्यादा कम है इनका। वेट कम है? अच्छा, अगर वेट कम है, और ये तो वैसे रीज़न नहीं होता है प्रेगनेंसी ना होने के, इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अश्वगंधा यानी अजगन नागोरी, ये एक ऐसी रेमेडी है जो मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अजगन नागोरी, सफ़ेद मोसली, ये दोनों हम वज़न पीस कर पाउडर बनाकर रख लीजिए, और इसको जो है ना रात सोने से पहले 1 कप गर्म दूध में डालकर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ले लीजिए। अच्छा, हस्बैंड को सुबह खाली पेट जो है ना सफ़ेद तिल लेना है 1 चम्मच, वाइफ को काले तिल लेना है 1 चम्मच। ये इसका कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों की मुरादें पूरी हुई है, आप भी करके देख लीजिए। जी जी, डॉक्टर साहब आज आप क्या बता रहे हैं? आज वैसे हम बात कर रहे थे कि अक्सर मैं बात करती हूँ हल्दी की, तो हल्दी के फ़वाइद बताएंगे और सफ़ेद ज़ीरे के। लेकिन डॉक्टर साहब हल्दी से लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि गर्म होती है, चुटकी से ज़्यादा मत डालो, और अगर आज पी लिया तो एक दिन स्किप करके पीना है, क्योंकि ये वाली बातें बहुत सारी सुनने में आ रही होती हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, एक आपकी जड़ी बूटी का मिजाज होता है, एक आपका मिजाज होता है, और आप अपने आप को बेहतर जानते हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ से आ रही होती हैं कि जैसे होता है ना कि अगर आप तस्लीम कर लेंगे तो वो ज़रूर होता है। अब हल्दी के इस्तेमाल के तरीक़े होते हैं। हल्दी जब भी आप इस्तेमाल करें, आपने उसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करना, अगर पानी में कर रहे हैं, नहीं तो इसको, ये आपकी बॉडी का हिस्सा बनता है। जब इसको आप फैट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसको फ़ैट के साथ इस्तेमाल करें, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो हल्दी जिनको गर्म लगती हैं, तो मैं आपको एक बता रही हूँ कि किस तरह आप हल्दी का इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से देखें, आपको फ़र्क पड़ेगा। 1 चुटकी आपने लेनी है हल्दी, और आपने लेना है 1.5 कप पानी। उस हल्दी को उस 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि वो 1 कप रह जाए। उसको ठंडा नीम गर्म होने के लिए रख दें। जब वो नीम गर्म हो जाएगा, जो आपके बॉडी में हज़म नहीं हो रहा होगा ना, वो सारी चीज़ें नीचे बैठ गई होगी, और पानी जो है ना वो पीला पीला हो गया होगा। उस पानी को छानिए, उसमें 2 काली मिर्चें, 8 से 10 पुदीने के पत्ते और आधा नींबू निचोड़कर दिन में 2 बार पीजिए खानों से पहले। ये आपको डिटॉक्स करेगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा, मोटापे को ख़त्म करेगा, और जिनको जो ये समझते हैं कि हल्दी गर्म होती है और उनको उससे गर्मी लगती है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ मिसेस शाहिद है लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस शाहिद। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा डॉक्टर बलकीस से जी प्लीज। सवाल है। हेलो जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बलकीस, मेरा ये मसला है कि एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, और दूसरा मेरी बेटी के भी बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल वो लट पूरी लट आ रही है, ऐसे बालों उतर रही है बहुत ज़्यादा। और दूसरे स्किन मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? आपकी बेटी की उम्र क्या है? मेरी 38। अच्छा, और मेरी बेटी की 16 है। अच्छा, अब दोनों के बाल उतर रहे हैं जी, तो इसका मतलब है कि या तो घर में कोई ग़िज़ा या पानी का मसला है। आप उसको भी देख लीजिए। हार्ड वाटर है तो फिर मतलब कि आजकल एसी चलते हैं, तो एसी का जो पानी लेफ़्ट ओवर है उससे बाल धो के देखिए। दोनों अपना विटामिन D3 ज़रूर कराइए। उसके साथ जो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत मल्टी विटामिन सब खा रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन का पता ही नहीं होता है। और अभी मैंने आपको हल्दी वाला जो नुस्खा बताया है, ये आपके गट को बहुत अच्छा करेगा, चीज़ों को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में आपकी मदद करेगा।
ये आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, अदरक का जूस लेना है 1 चम्मच, तिल का तेल लेना है 1 चम्मच। दोनों को सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। बालों के गिरने के बहुत सारे वजूहत होते हैं। थायराइड हो सकता है, खून की कमी हो सकती है और खुश्की हो सकती है। बहुत सारे रीज़न से हार्मोनल इम्बैलेंस ख़वातीन में हो सकती है जिसकी वजह से और कोई आपने डाइट किया हो, क्रश, जैसे बहुत सारे लोग कीटो डाइट, प्रोटीन डाइट, बनाना डाइट, इन सारे डाइट का आखिरी का जो रिज़ल्ट है, कुर्बानी जिसने देनी होती है, वो बाल होते हैं। तो अगर आप भी इन सब से गुजर रही हैं तो बालों की ग़िज़ा होती है प्रोटीन, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट भी बालों को गिराता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो आपके किडनी पे प्रेशर डालता है। जब आपका फ़िल्टर प्लांट जो आपकी चीज़ें, जो आपकी गलासत, आपकी वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो आपकी बॉडी से निकालने में हेल्प कर रहा होता है, जब आप वो ही भर देंगे, उस पर ही प्रेशर डालेंगे, तो फिर भी बाल गिरते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एतदाल पसंदी करनी है, हर ग्रुप खाना है, साथ में एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, हमारे साथ हैं अस्मा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम असबर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए अस्मा। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मॉर्निंग शो। इतने मालूमाती प्रोग्राम होते हैं ना कि मज़ा आ जाता है देख के, और इतने अच्छा हर्बलिस्ट को बुलाते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। मुझे डॉक्टर बिल्की से बात करनी है। थैंक यू अस्मा। अस्मा, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप बताएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मुझे भी 3 महीने पहले डॉक्टर ने ना रसूली बताई है, 5 cm की है, अभी बड़ी नहीं है, तो मुझे उसका इलाज भी करनी, दवाइयाँ भी खानी, और मुझे घरेलू टोटका भी कुछ बताइए। एक मिनट, आप 5 सेंटीमीटर कह रही हैं ना? 5 सेंटीमीटर आपको रसोली, कौन सी रसोली है? रसोली के बहुत सारे नाम होते हैं। फाइब्रॉइड बताइए हमें। अच्छा, फाइब्रॉइड बताया है, वो यूट्रीन फाइब्रॉइड है, कहाँ पर है फाइब्रॉइड? ये तो नहीं बताया था, बस उन्होंने देखा। अच्छा, आपको हैवी ब्लीडिंग होती है या? बहुत ज़्यादा। अब तो इस महीने ज़रा सा सही था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 2 मंथ बिफोर 2 मंथ बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन इस मंथ बिल्कुल सही नॉर्मल हुई है। अच्छा, मैं आपको, देखिए आपने क्या करना है, वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स, वॉल योगा फॉर फीमेल हार्मोन्स ज़रूर करना है। यूट्यूब पे आप सर्च करके ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी है। फाइब्रॉइड हो, सिस्ट हो, एंडोमेट्रियोसिस हो। डॉक्टर साहब, मैं जैसे मोबाइल में देख के टीवी पे सुन लो, आपकी लिख भी लूँगी। हाँ बिल्कुल, आप टीवी पे सुने, मैं आपको बता देती हूँ। बल्कि आई थिंक आप अपना फ़ोन भी ऑन करके रिकॉर्ड कर सकती हैं डॉक्टर साहबा की बात, ताकि आपके रिकॉर्ड में ये बात रहे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए, इसके लिए आपने लेना है आंबा हल्दी 1/4 चम्मच, सौंठ का पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च 2 अदद, ठीक है। और इसमें आपके लिए, क्योंकि आप कह रही है 5 सेंटीमीटर की, तो आपके लिए आप इसमें सौंफ भी डालेंगी 1/4 चम्मच। ये चारों चीज़ों को आप पहले ग्लास में रखेंगे, उस पर खौलता गर्म पानी डाल के रात को ढक देंगे, सुबह हल्का सा गर्म करके दोबारा पी लेंगी। इसको रिलीजियसली इस्तेमाल कीजिएगा और अपने मखसूस आयाम में भी आपने इस्तेमाल करना है। अगर हैवी ब्लीडिंग हो तो आप छोड़ दीजिए, 3 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है। परहेज़ आपको सख्ती से पत्तों वाली सब्जियां हैं, आपने पत्तों वाली सब्जियां और बड़े का गोश्त नहीं खाना, और मुर्गी ना ही खाएं तो अच्छा है। उसके अलावा सुमलो बूटी आपने 5 ग्राम असर के टाइम 1 कप गर्म दूध के साथ लेना है। दमासा बूटी 5 ग्राम जो है दोपहर रात खानों के फ़ौरन बाद पी लेना है। अपना इलाज कराइए किसी भी पैथी में, साथ में घरेलू टोटका कीजिए, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आपने परहेज़ किया तो। और सबसे बड़ी बात, किसी सूरत चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। जब मैं कहती हूँ चीनी नहीं, तो सब हम आके कहते हैं कि ना हम लोग चीनी खाते ही नहीं हैं, हम तो गुड़ खाते हैं। गुड़ भी नहीं खाना है, शक्कर भी नहीं खाना है, पास्ता भी नहीं खाना है, शहद भी नहीं लेना है, क्योंकि कितनों को पता है कि वो जो शहद है वो असली है नहीं है, ठीक है ना। माशाल्लाह बहुत सारे कारखानों में अच्छा शहद बना के देते हैं, तो आपने शहद भी नहीं लेना है, पास्ता भी नहीं लेना है, ठीक है, और आलू भी नहीं लेना है। चावल आप उबले हुए खा सकती हैं, तो ही आपको फ़र्क पड़ेगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब वो खाएं क्या फिर?
अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, लौकी, तुरई, टिंडे, भिंडी, बकरे का गोश्त, शोरबे वाला गोश्त, हर चीज़ खा सकती हैं, उबले हुए चावल खा सकती हैं, सारी सब्जियां आपने खाना है, लेकिन आपने बंद गोभी और पालक नहीं खाना है, ये दो नहीं खाना। ठीक है, हमारे साथ फरहाद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम फरहाद साहब। जी वालेकुम सलाम, मैं उसकी मदर बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप, खैरियत से? हेलो जी जी, बात कीजिए डॉक्टर साहबा से। मेरा हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा बेटा जो है ना 26 साल का है, माशाल्लाह बिल्कुल यहाँ से ठीक गया था और वहाँ पहुँचा यूई में, उसके जो है ना दोनों गुर्दों में स्टोन हो गए और एक गुर्दे में जो है 9 कुछ है, बल्कि 10 के करीब है वो स्टोन, और दूसरे में भी 6 है। अब वो कहते हैं कि जी ये एक जगह फंसा हुआ है, ये ऑपरेट के बगैर नहीं हल हो सकता। फिर कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि ये ऑपरेट नुकसानदेह है। तो प्लीज़ आप बताएं कि क्या करें, मैं बहुत परेशान हूँ। किडनी, बच्चे की किडनी का मसला है। जी जी जी, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर ने जो आपको कहा है कि वो कहीं फंसा हुआ है, तो उसका लेज़र ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन मैम आपका जो जवाब है डॉक्टर साहब देंगी ब्रेक के बाद। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, आप शो देखते रहिए, हम बस थोड़ी सी देर पर वापस आते हैं। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं और अभी ब्रेक से पहले एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने कॉल की थी, फरहाद, उनका बेटा जो कि यूएई में। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, आपने कहा एक में 9 है, एक में 6 है। अब आपने ये नहीं बताया 9 mm है या 9 सेंटीमीटर है, सही ना? मिलीमीटर है या सेंटीमीटर है? अगर 9 सेंटीमीटर है तो बहुत बड़ी पथरी है, तो उसको तो लेज़र से क्रश करके निकालना है। तो वो आप लेज़र थेरेपी कराएं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो उनको बोले कीजिए। तो अगर मतलब कि 9 mm होगी तो निकल जाएगी। एक तो होम्योपैथिक की दवा है बर्बरीज वल्गरीज मदर टिंक्चर में, ये 15-15 कतरे दिन में हर 4 घंटे के बाद उनको कहिए पीजिए। और आपने कहा कि कहीं किसी नाली में फंस गई है, जो आपकी बात है, तो उसके लिए इसके साथ आप देंगे उसके होम्योपैथिक के ही सारसा पीला 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार ये। अच्छा, अब घर का टोटका मैं आपको बताती हूँ। अगर वहाँ मिल जाता है कुलत्ती की दाल, कुलत्ती की दाल अगर मिल जाती है तो 2 चम्मच जो है उसको कूट के 1.5 कप पानी, 1.5 लीटर पानी में उसको बोलिए उबालिए और ये वाला पानी पूरा दिन पीजिए। और कच्ची लस्सी लाजमी पीना है। आपने क्या करना है, उनको बोले 2 चम्मच दही चाहे या 2 चम्मच दूध पानी में डाल के पिए। अगर सऊदी अरब में शरबत बजूरी मिल जाता है तो उनको कहिए वो भी पीना शुरू कर दें। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें, जान है तो जहान है। पथरी किस टाइप की है, क्या है, ये मैंने आपको बता दी है। सेफ साइड में ये इस्तेमाल कीजिए जब तक ऑपरेशन की डेट नहीं मिलती। ऑपरेशन या लेज़र ट्रीटमेंट जो उसका डॉक्टर कहे तो वो करा लीजिए, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे और नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, उससे नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि प्रोटीन, जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो किडनी पे प्रेशर डालती है। बिल्कुल, तो मैं आपको आसान से लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डाइटिंग करते हैं वो तो हाई प्रोटीन पे ही रहते हैं, जैसे बॉयल अंडे खाते होंगे या चिकन खा लेते होंगे। कार्ब्स का कुछ तो खाते होंगे ना, और कुछ खाना तो चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स अगर अल्लाह गफूर रहीम ने बनाया है तो क्यों नहीं खा रहे। गुड कार्ब्स आपने लेना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट से कार्ब्स लेंगे तो दिमाग का क्या होगा, उसकी तो ग़िज़ा ही वही है ना। तो हर चीज़ एतदाल से। मैं आपको बताती हूँ कि जो डाइट पे जाते हैं, देखें हर चीज़ की थेरीज होती है, वो हतमी बात नहीं होती, वो ग्रुप्स, इंसानों के ग्रुप्स पे बनाई हुई होती है। इसका मैं जवाब देती हूँ। जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल बहुत अच्छा है, जब उसको सीएनजी पे डालते हैं तो उसकी इंजन में ख़राबी आने लगती है लॉन्ग रन में जाके। इसी तरह जब आप अपनी किडनी से जो है ना
कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने या प्रोटीन को बर्न करने का काम लेते हैं तो समझ लें कि वो भी ख़राब होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि हर एतदाल से हर चीज़ खानी चाहिए, ये वजह है। अच्छा, हमारे साथ साइमा की कॉल है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक हो जी, अल्लाह का शुक्र है। साइमा, हमारे साथ डॉक्टर साहबा मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी भाई, मैंने डॉक्टर से बात करनी है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, वो मैंने पूछना था कि मेरे ना चेहरे पे बहुत चिकनाई वाला चेहरा है और उठती में ऐसे सुबह भी जैसे तेल तेल सा होता है बहुत ज्यादा, तो पसीना भी बहुत आता है। ऑयली चेहरा बहुत है। अच्छा, चेहरे पे ऑयल बहुत आता है? जी जी, तो ना पसीना भी बहुत आता है, तो मैं सारा दिन ऐसे साफ कर कर मुझे जलन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं आपको दो चीज़ें आपके किचन से बता रही हूँ। यहाँ पे ज़ीरा भी रखा हुआ है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच जो है ना आपने सौंफ लेना है और 2 कप पानी लेना है। हल्की आंच पर ढककर उसे पकाइए। अच्छा, जो ढक्कन है उस पर भी फ्यूम्स जो आए तो उसको आप, जैसे हम ढक्कन उतारते हैं तो उसमें बहुत सारे बबल्स बने होते हैं, वो फेंकिएगा नहीं, वो बहुत अच्छी चीज़ है वो। और जो दूसरा पानी है उसको छान के एक स्प्रे बॉटल में ठंडा करके रख दीजिए। आपकी दवा तैयार हो गई। पसीने को भी कंट्रोल करेगा, अगर बारीक दाने आ रहे हैं या इचिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल करेगा। इसका अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए, अल्लाह के हुक्म से आपको फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो बर्फ़ भी चेहरे पे लगाते रहते हैं। डायरेक्ट कोई भी चीज़ चेहरे पे नहीं लगानी चाहिए। बर्फ़ को भी आप मलमल के कपड़े में डाल के लगाइए। और अगर लहसुन भी लगाना चाहते हैं तो उसका भी पानी, उसको भी आप जो है ना उसको डाइल्यूट करके पानी जो है ना इफेक्टेड एरिया पे लगाए, हर जगह नहीं। ब्लीचिंग एजेंट जितने भी हैं वो आपकी सुपरफिशियल लेयर को ख़राब कर सकते हैं, तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है। जैसे आलू बहुत ज़बरदस्त होता है चेहरे के लिए, एकदम से चेहरा चमक जाता है, लेकिन ज़्यादा लगाएंगे तो, अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो स्पाइडर वेन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, तो वो भी नहीं, क्योंकि वो आपकी स्किन को ब्लीच करता है ना, एक्सफोलिएट करता है। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। अब देखिए ना, बारिशें हो रही हैं, पहली बारिश में हम कितने खुश होते हैं, लेकिन जब बारिशें हो रही होती तो क्या होता है, तबाही होती है ना। तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश तो है अच्छी। अच्छा, हमारे साथ मज़हर साहब हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। हेलो हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। नौशेरा से मज़हर बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, क्या सवाल है सर? जी मेरा ये वेट भी नहीं कम हो रहा, वेट के लिए कुछ बता दें। ये यूरिक एसिड है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है ना, तो ये कुछ घरेलू नुस्खा बता दें जिससे ये वजन भी कम हो जाए। ये पाँव में भी दर्द भी रहता है। पाँव में दर्द रहता है, ठीक है। आप ग़िज़ा में ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं? नहीं जी, सब्जियों का इस्तेमाल करता हूँ। सब्जियों का? सब्जी। अच्छा ठीक है, मैं आपको बता दूँ। आपने लेना है, मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ सारी हम वज़न आपने इस्तेमाल करना है। आपने लेना है मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन। मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन और दालचीनी, चारों चीज़ें आपने हम वज़न लेना है। हम वज़न लेके पीस के पाउडर बनाकर आपने अपने टेबल पर रख देना है। और जब आप खाना खाएं, खानों के बीच में आधी चम्मच ये फाँक कर पानी पी लीजिए और ग़िज़ा खा लीजिए। इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। रात को चिया सीड्स जो हैं 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में डालकर सराहने ही रख दीजिए। सुबह पहले आप 1 कप पानी पीजिए, फिर जो चिया सीड्स जो हैं वो पी लीजिए, उससे इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। और फिर आप ये देखें कि क्या आपको खाना नहीं खाने की वजह से मोटापा आ रहा है या खाना खाने की वजह से मोटापा आ रहा है। क्योंकि अब मोटापा मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लो करने की वजह से भी आता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम तो पूरा दिन नहीं खाते, सिर्फ रात को 2 रोटी खा लेते हैं। गलत। आप सुबह 2 रोटी खा लें, अंडा खा लें, पराठा खा लें, सब कर लें, क्योंकि कंज्यूम हो जाएगा। रात को फ़कीरों की तरह खाएं, सुबह बादशाहों की तरह खाएं। तो और खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए आधे घंटे बाद, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा और जो आपकी पाँव की तकलीफ़ है उसमें भी फ़र्क आएगा। हमारे साथ किरण की कॉल है फ्रॉम मुल्तान। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे आपसे दिलचस्प से बात करनी है। जी जी, बात कीजिए। जी फरमाइए। जी आप अस्सलाम वालेकुम आपका। वालेकुम अस्सलाम।
जी मेरा कलर बहुत ज्यादा वाइट है और ना मेरे फेस पे ना ब्राउन तिल है। कलर वाइट है और चेहरे पे ब्राउन तिल हैं, तो फ्रैकल्स है ना बेटा, ये वाइट सफ़ेद चेहरे पे होते हैं। ये तो ब्यूटी का, वो लोग तो फ्रैकल्स डाल देते हैं अपने चेहरे पे। कोई रेमेडी वगैरह या कुछ? अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। वैसे फ्रैकल्स तो ब्यूटी मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी उनको हटाना चाहती हैं तो अच्छा सन ब्लॉक लगाया करें। घर से आपने क्या करना है, आपने लेना है ज़ीरा 1 चम्मच। उसको फिर आप क्या करेंगी, जैसे हैमर बना लेंगी, पोटली बना के ना, जैसे पोटली की तरह बना के सख्त सी पोटली बना लें, ठीक है। उसके बाद उसको प्याज का जूस निकाल कर ना, प्याज का जूस निकाल के वो जो हैमर आपने पोटली बनाई है वो प्याज के जूस में डाल दीजिए। उसके बाद जो है ना, आपने जहाँ जहाँ मतलब कि उस हैमर को अपने फ्रैकल्स पे चलाएं। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो आपकी वो फ्रैकल्स जो है ना सुपरफिशियल लेयर पे होते हैं वो निकल जाएंगे, लेकिन आपने सन ब्लॉक अच्छा इस्तेमाल करना है। लेकिन एक दफ़ा इस्तेमाल करने से नहीं निकलेंगे, आपको ये करते रहना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दफ़ा कीजिए। अब मुझे नहीं पता आपकी स्किन की टाइप कौन सी है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले इसको हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है और फ्रैकल्स जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं। फ्रैकल्स उससे निकल जाते हैं जी, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये है नेचुरल डर्माब्रेशन। जैसे डर्माब्रेशन कराते हैं तो सुपरफिशियल लेयर साफ़ हो जाती है। तो ये जैसे बच्चों को आप नहीं डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहते तो आप ये कीजिए, लेकिन इसको जब कर लें तो चेहरा जब धो लें उसके बाद कोकोनट ऑयल लगा लीजिए और सन एक्सपोजर ना कीजिए। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को फ्रैकल्स होते हैं वो ज़्यादातर ठंडे इलाकों के लोग। तो मैं आपको यही तो कह रही हूँ ना कि फ्रैकल्स जैसे ना, इसको ब्यूटी मार्क्स कहते हैं, होते हैं। लेकिन जो देखिए, जो सतह समंदर से जितनी भी ऊंचाई पे रहते हैं तो धूप अगर पड़ती है तो बहुत तेज़ पड़ती है, उसकी वजह से भी होता है। इसलिए कहते हैं कि यूवी रेजिस से भी बचना चाहिए, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमसे आरफा ने पूछा है एक बड़ा सवाल कि डॉक्टर बिल्किस ने अपने पिछले शो में बताया था बॉडी को अल्कलाइन करने का तरीका। मैं तो इतनी सारी चीज़ें बताती हूँ। क्या बताया था डॉक्टर साहब? जैसे बेकिंग सोडा के साथ। ओके, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का मैंने कहा था कि चुटकी लेकर आधे कप पानी में डाल के जो है ना दिन में 1 दफ़ा पी लेना, तो उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। और ये डॉक्टर साहब किस फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए, रोज़ाना करें? देखिए, आप ना कोई भी रेमेडी करते हैं ना तो आप उसको 3 महीने दें और 15 दिन चेक करें कि वो आपके लिए है या नहीं है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इफ़ेक्ट आपको पता चलना शुरू हो जाते हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। बचपन में बहुत सारे हादसात होते हैं लोगों के साथ। कभी कभी बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स की डिवोर्स हो जाती है, कभी कभी बचपन में कोई और हादसा पेश आ जाता है, कभी बच्चे किसी बात से सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है स्कूल के अंदर जिससे वो सारी ज़िंदगी जहनों पे बच्चों के हावी रह जाती है। जो बचपन में हादसा देखते हैं जिसका एक ट्रॉमा हो जाता है बाद में, उन ट्रॉमास का आपकी शख्सियत पे, आपकी पूरी ज़िंदगी पे क्या असर होता है, आज इस पे रोशनी डालेंगी हमारी बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ हैं हुमैरा खान। सलाम हुमैरा, बहुत देर की मेहरबान आते आते कैसी आप? गुड एंड गुड टू बी बैक अगेन एज यूजुअल। अच्छा हुमैरा, जिस तरह आज हम बात है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्डहुड ट्रॉमा। मुझे एक बात बताएं हुमैरा, बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जुर्म किए होते हैं या जिन्होंने क्राइम कर रहे होते हैं, चाहे वो एक उस लेवल पे हो जहाँ वो रजिस्टर्ड हो, पुलिस के अंडर आ गए हो, या वो घर में भी अगर सुना जाता है यार ये अंकल बड़े सख्त हैं या हमारी वो खाला बड़ी सख्त है, तो पता ही चलता है कि उनके साथ बचपन में कोई हादसा पेश आया था। बिल्कुल। आई थिंक वन ऑफ द शोज़ मैंने एक मेंशन भी किया था कि जब भी अगर आप ऑफिस के अंदर भी जाएं, आपके अगर कोई बॉस भी लैश आउट करता है कि कोई ट्रबल्ड इंसान है, तो उसका हमेशा बचपन से बड़ा एक्सपीरियंस कलेक्टेड रहता है। एंड इन द सेम वे कि अगर कोई
क्रिमिनल भी है या अगर कोई जिस टाइप की शख्सियत इंडोर घर के अंदर या घर के बाहर भी है, उसका चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग से कैसे उसकी शख्सियत बनती है उसका बहुत असर पड़ता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे कल्चर में बहुत उसको लाइटली लिया जाता है कि बच्चा है कुछ समझ नहीं आएगा। उस बच्चे को सब समझ में आ रहा होता है, उस बच्चे को हर चीज़ वो इंटरनलाइज कर रहा होता है, हर चीज़ इनग्रेन करना होता है। तो ये पेरेंट्स का जो मिसकंसेप्ट है ना, अपनी डिनाइल में रहना कि इस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ असर नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका असर बड़े होकर इतना ज़्यादा पड़ जाता है अटैचमेंट्स के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, और उसी के बारे में आज हम सारी बात करेंगे। लेकिन अब डॉक्टर मुझे एक बात बताएं हुमैरा, जब किसी बच्चे को एक ट्रॉमा होता है उसके बाद इमीडिएटली फैमिली को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए अगर उन्हें पता चलता है कि बच्चे बताते नहीं हैं? बिल्कुल, बच्चे बता भी नहीं सकते एंड बहुत ग्रेजुअली बिल्डअप होता है ये, असर एकदम से नहीं होता। कुछ ट्रॉमास वो होते हैं कि ठीक है, गॉड फॉरबिड कोई किसी का एयर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सिचुएशनल हो जाते हैं कि उस वक्त लोग उसी को ट्रॉमा समझते हैं कि बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस वो हम मग हो गए। ट्रॉमा वो भी होता है जो आपके साथ बचपन में थोड़ा 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 करके आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलते हैं टिल द टाइम यू ग्रो अप। तो किसी बच्चे को बताना कि हाँ मैं ट्रॉमेटाइज्ड फील कर रहा हूँ बहुत मुश्किल होता है, अनलेस येस इट्स अ बिग इवेंट एंड यू कैन मेक आउट कि ये ट्रॉमा इसमें हुआ है। तो इस चीज़ में अगर बच्चा एक्सप्लेन करता है, यूजुअली हम क्या करते हैं उसको नल एंड वॉइड करके बोलते थे कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, रहने दो, ठीक हो जाओगे। बच्चे की बात सुनना, बिकॉज वो ये तो नहीं बोलेगा ना मुझे ट्रॉमा फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी फील हो रही है, मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है, उसके शायद बिहेवियर के अंदर आए, उसकी रिलेशनशिप्स में आए, उसके ईटिंग पैटर्न के अंदर आए, उसके स्लीपिंग पैटर्न में, उसके स्कूल में आए। ये वो सारे साइन सिम्टम्स हैं जो आपको पता चलते हैं कि बच्चे के साथ कुछ हो रहा है। और इसके अंदर भी बहुत हम डिटेल में बात कर सकते हैं, बिकॉज ये एक छोटी चीज़ नहीं कि वो खा ठीक नहीं रहा तो ट्रॉमेटाइज्ड है, वो सो ठीक नहीं रहा तो वो ट्रॉमेटाइज्ड है। इसको समझने की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज बेसिकली बच्चे का भी ट्रॉमा जो आता है वो ट्रांस जेनरेशनल ट्रॉमा आता है। अक्सर जब मैं यहाँ पर आती हूँ मैं काफ़ी ट्रांस जेनरेशनल या इंटर जेनरेशनल या सेकेंडरी ट्रॉमा इन चीज़ों की बात करती हूँ जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आता है। तो अगर इफ़ आई एम अ ट्रॉमेटाइज्ड मदर and my parents were traumatized, my children will equally be traumatized if I don't know how to deal with it. अगर मुझे वो ट्रॉमा ब्रेक करना नहीं आता तो वो मेरे बच्चों में भी जाएगा। लेकिन कहीं पे बीइंग अवेयर कि येस कि मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी ये चीज़ें हुई थी और मुझे भी यही हो रहा है और मेरे बच्चों के साथ वो ट्रांसफ़र हो रहा है, दैट अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शुरू भी हुआ था होलोकॉस्ट के अंदर, जब बच्चे थे वॉर के अंदर, जब वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते थे, डिस्प्लेस्ड होते थे, वॉर हो रही है, मर्डर्स हो रही है, किलिंग्स हो रही हैं, हर जगह पे खून ख़राब है। वहाँ पे जब उनको स्टडी किया तो देखा उनकी ट्रॉमेटिक सिचुएशन, उनकी ट्रॉमा की सिचुएशन बहुत बुरी थी। दे वर हाईली ट्रॉमेटाइज्ड एंड बिहेवियरल वाइज, इंटेलेक्चुअली वाइज बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। वहाँ से जो ये स्टडीज़ शुरू हुई है करते करते आज हम आके एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं ACE, वो सब जमा करके फिर एक आपका एक ट्रॉमेटिक बच्चा बन जाता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है जो हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, ट्रांस जेनरेशनल जो जेनरेशन बर्थ पर जेनरेशन जो चलता आ रहा है। अच्छा हमारा जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है क्या वो आपकी जवान होके चॉइसेस को भी इफेक्ट करता है? एब्सोल्युटली 100% इतने बुरे तरीके से करता है कि जो शायद जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको भी ना पता हो और उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी ना पता हो, और इसीलिए उसके साथ डील करना, उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हेन ऑल रिलेशनशिप्स गो बैड। तो ये चीज़ें जब बचपन में ही शुरू होती हैं, जब साइंस एंड ट्रिगर्स दिखते हैं, वहीं पे उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रीटमेंट ऐसी नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया, बच्चों को अपने लुक आफ्टर कर लिया और अब वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। डैमेज होते हुए भी उनको टाइम ज़्यादा लगता है और ट्रीट होते हुए, क्योर होते हुए भी उनको टाइम और ज़्यादा लगता है। किसी चीज़ को ख़राब करना तो बहुत आसान है, बट किसी चीज़ को ख़राब करके ठीक करना ज़्यादा मुश्किल होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स डोंट इवन नो कि ठीक कैसे करना है एंड दे लूज होप। फिर वो बच्चा ख़राब से ख़राब होता जाता है, रिबेलियस हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाएगा, ड्रग्स में आ जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से वो फिर वो पीस जो एक घर से मिलता है वो कहीं और तलाश करना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगी, कंपनी ख़राब हो जाएगी, बैड हैबिट्स आ जाती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आ जाते हैं। लेकिन मेरा मुझे बात बताएं, जिस तरह आप अभी हम लोग तकरीबन दूसरे शो में किसी न किसी वजह से इस बात को डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डिवोर्स की शरह है वो बहुत बढ़ गई है। कपल्स जो है वो बहुत जल्दी अलहदा हो जाते हैं, अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, शादी को डिसॉल्व कर देते हैं। मुझे एक बात बताएं, ये एक बहुत ही इट्स बिकमिंग अ कॉमन प्रैक्टिस नाउ टू गेट डिवोर्स्ड। वेस्ट में तो ये बहुत कॉमन ऑलरेडी है। मुझे एक बात बताएं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पेरेंट्स साथ रह के
एक इतने बुरे लोग बने हुए होते हैं, वो बच्चा देख रहा होता है और जब वो अलहदा हो जाते हैं तो वो बेहतर एटलीस्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं। क्या बच्चे के लिए पेरेंट्स का अलहदा होना भी एक ट्रॉमा हो सकता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज बच्चे की सेफ्टी ही दोनों पेरेंट्स के साथ है। लेकिन जब बच्चा देखता है कि दोनों पेरेंट्स ही इतने टॉक्सिक, इतने डेंजरस, इतने खतरनाक पीस ही ख़राब कर रहे हैं, समटाइम्स इवन द चाइल्ड प्रेफर्स एंड इट्स बेटर फॉर द चाइल्ड कि दोनों पेरेंट्स सेपरेटली पेरेंटिंग करें और पीस रहे और एमिकेबली मिले। सी द चाइल्ड वुड ऑलवेज वांट पीस एंड एमिकेबल या फ्रेंडशिप या सुकून घर के अंदर, चाहे वो पेरेंट्स के साथ इकट्ठे होकर हो या उनके अलहदा होकर हो। द चाइल्ड वुड ऑलवेज प्रेफर कि पेरेंट्स हमेशा साथ ही हों, लेकिन जब साथ रह के इतनी फ्रिक्शन हो रही होती है तो पेरेंट्स तो अपना अपना आगे निकल जाते हैं, उनको कोई और स्पाउस मिल जाता है, कोई और पार्टनर मिल जाएगा, नौकरी पे लग जाएंगे, बट ये बच्चे जो हैं ये बिल्कुल ही अपने ककून और अपने शेल में अंदर चले जाते हैं। फिर वो किस डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं, थ्रू पेट्स, थ्रू कलरिंग, थ्रू मे बी फाइटिंग, थ्रू स्टीलिंग, थ्रू मेकिंग मोर फ्रेंड्स, थ्रू जस्ट बिकमिंग क्वाइट या बिकमिंग एक्सट्रीमली फनी एंड एक्सट्रोवर्ट। तो डिफरेंट किस्म से वो बिहेवियर्स पे बाहर निकलकर बच्चे के एक्सप्रेस होने लगते हैं। बट येस, अनफॉर्चुनेटली जब ये पेरेंट्स की सेपरेशन होती है, दे नीड टू अंडरस्टैंड, या तो सेपरेशन के दौरान या उसके बाद एटलीस्ट कुछ अपनी भी सेल्फ ट्रीटमेंट कराएं, सेल्फ हेल्प लें, थेरेपी लें कि अपने पैटर्न्स को समझें। बिकॉज ये दो डिफरेंट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, दो डिफरेंट बैगेजेस लेकर आ रहे हैं, दो डिफरेंट जनरेशन से आ रहे हैं। उनका मिलना इकट्ठे और ना बनना और फ्रिक्शन होना इज एक्चुअली द फ्रिक्शन ऑफ 2 generations एज वेल। तो कहीं पे समझना, ब्रेकिंग दैट साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द चाइल्ड। अच्छा हुमैरा, ये भी होता है ना यूजुअली कभी कभी के कोई बे औलाद कपल है जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी हुई, दे वुड फॉस्टर अ चाइल्ड। बिल्कुल, वो एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं और उसको फिर वो बड़ा करना शुरू करते हैं। या इस तरह भी होता है कि सर मेरे जानने वाले हैं, उनकी कपल की डेथ हो गई प्लेन क्रैश में, बच्चे पीछे रह गए और वो फिर दादा दादी के साथ बड़े हो रहे हैं या खालाओं ने ले लिए या कुछ इस तरह का एक सेटअप बन गया। उन बच्चों के ट्रॉमास को फॉस्टर पेरेंट्स इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। एब्सोल्युटली, समवेयर इफ दे ट्राई टू तो अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रॉमा जिसके थ्रू वो गुजर है, बिकॉज यू सी एक अटैचमेंट होती है पेरेंट्स के साथ, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी हो। इट कैन बी एन अनहेल्दी अटैचमेंट एज वेल ऑफ द चाइल्ड, जहाँ खुश नहीं है लेकिन उनको कुछ ना कुछ स्ट्रोक्स तो मिल रहे हैं बच्चे को भी वहाँ से। सम पेरेंट्स, सम किड्स आर वेरी अनहैप्पी विद द चिल्ड्रन एंड सम पेरेंट्स आर वेरी अनहैप्पी विद द चिल्ड्रन एज वेल, बट एक वो अनहेल्दी रिलेशनशिप है, लेकिन है तो कम अज़ कम। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इस खाली कमरे में कोई ना होने से बेहतर है तो कोई एटलीस्ट कोई टॉक्सिक इंसान ही बैठ जाए कि कोई तो बात करने वाला हो, कोई तो अटैचमेंट हो। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टाइम बैक एक स्टडी हुई थी मंकीज़ की। जब मंकीज़ को आप अकेला किसी केज में छोड़ दें उनको, एंड एज़ कम्पेयर टू अ बेबी मंकी जिसको सिर्फ एक कपड़े की रैग डॉल मदर बना के दी थी, तो दोनों मंकीज़ के एक्सपीरियंसेस के अंदर और इंटरेक्शन में और बिहेवियर के अंदर इतना फ़र्क था। एक जो अकेला था आइसोलेशन में, जिसको कोई बात करने वाला, समझने वाला, हक करने वाला कोई इंटरेक्शन नहीं थी, उसका बिहेवियर बहुत एडवर्स और डिफरेंट निकला था एज कम्पेयर टू द मंकी विच जस्ट हैड अ रैग्ड डॉल ओवर देयर एज द शेप ऑफ द मंकी। सो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव स्ट्रोक्स, ये लव, केयर, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, दे आर फूड फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल। लेकिन मेरा ये तो जब ये बात कर रही है, यू नो व्हाट, इट कंप्लीटली शैटर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ के जो हम कहते हैं ना कि यू नो नो रिलेशनशिप is better than a bad relationship. लेकिन फिर मैं आपको पता कि ज़ाती तौर पे अगर आप मुझसे पूछें as an individual, I'm not endorsing it, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि अगर एक बुरा रिलेशनशिप भी है तो वो हो, अकेले रहने से मुझे ज़ाती तौर पे बेहतर लगता है कि होना कुछ ना कुछ होना होता है। बिल्कुल, बेहतर है बनस्बत इसके। असर लोनलीनेस एंड वो खुद से ही इतना एक बड़ा बीमारी है और इतना मुश्किल है उसको होल्ड करना। अब अ लॉट ऑफ टाइम्स इट्स नॉट इजी टू बी अलोन। कभी कभार हम अगर कभी किसी वीकेंड पे अगर अकेले हो जाएं, कोई फैमिली मेंबर ना हो, कुछ करने को ना हो, तो वही कभी कभार डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ करने को नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई भी नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, ओनली फॉर अ शॉर्ट स्पैन। अब इसको अगर आप लंबा कर लें तो इन चीज़ों के बहुत एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। यस, समटाइम्स दैट टॉक्सिक पर्सन ऑल्सो इज गिविंग यू अ मैसेज, is sending you a message कि I need something, I am misunderstood, people don't know me, मुझे नहीं पता सही। Somewhere indirectly that's a message also, somewhere maybe a cry for help as well,
अंडरस्टैंड मी। हुमैरा, आपने ना एक शो में एक इतनी $1 मिलियन की बात की थी जिसने मुझे ज़िंदगी में ज़ाती तौर पे बहुत मददगार मेरे लिए साबित हुई। आपने कहा था अगर कोई भी शख्स है जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है या तुम्हें तंग करे, तुम उसको एक विक्टिम समझो। तुम सोचो कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो इतना कड़वाहट में है या इतना मुश्किल इंसान बन गया। तो तुम उसको, और मैं जब भी ये काम करता हूँ ना, मेरा एंगर सबसाइड हो जाता है, मुझे उस शख्स पे गुस्सा नहीं आ रहा होता, और मैं एक्चुअली मैं उस तगोदो में होता हूँ कि आई शुड अंडरस्टैंड कि इसका मसला एक्चुअली है क्या। और हमने आई थिंक लास्ट टाइम एंगर साइकिल भी किया था, ग्रीफ साइकिल भी, और उसमें भी हमने कहा था कहीं ना कहीं से पीछे किसी का कोई ना कोई एंगर या ग्रीफ है जो आ रहा है। तो दैट्स, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट। बाय द वे, वी हैव अ साइकिल टुडे विद अस एज वेल, प्लीज। इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा, प्लीज। सो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ECA होते हैं, जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनके खातिर ये आपका ट्रॉमा होता भी है, ठीक है। एंड वो एक्सपीरियंसेस यही वाले सारे हमारे फैक्टर्स हैं। बट इसको हम इसलिए आज तोड़ के बात करेंगे कि अगर पेरेंट्स के साथ कुछ हो रहा है या कुछ चल रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर सके कि उनका अपना साइकिल क्या था एज अ चाइल्ड और वो अपने बच्चे पे क्या कर रहे हैं। हमेशा मैं आपको ये बोलती हूँ, दोनों वेज चलता है, अपने पे भी अप्लाई करें, अपने आसपास वालों पे भी अप्लाई करें, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। तो इम्पैक्ट इसका पहला क्या है? कॉग्निशन। सबसे पहले आपका थिंकिंग पावर जो है, थिंकिंग एरिया, बच्चों की क्या होती है, एकेडमिक्स ख़राब हो जाती हैं। आपके कहीं बैठे में उनसे बात करें, उनकी समझ में नहीं आएगी, दे विल नॉट बी पुश्ड कि कोई क्या बोल रहा है, बिकॉज अंदर उनके इतना कुछ चल रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि हर वक्त ट्रॉमा चल रहा होता है, बट उसका साइड इफेक्ट ही होता है, एडवर्स रिएक्शन होता है कि उनकी कॉग्निशन स्लो हो जाती है या पुअर हो जाती है। क्लास में टीचर बोलती रहेगी पढ़ क्यों नहीं रहे हो, होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। अब वो बच्चा बोल नहीं सकता कि कल रात मेरे माँ बाप लड़ रहे थे तो मेरी कंसंट्रेशन की लड़ाई के ऊपर थी, और रह जाती है और हो जाता है ये, यस, एंड दैट्स व्हाई आई कुडंट फिनिश माय होमवर्क, या मुझे क्लास में सही इसलिए समझ भी नहीं आ रहा बिकॉज मुझे फ्लैशबैक्स हो रहे कल रात के इंसिडेंट के या उस बुरे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के जो मेरे पेरेंट्स के हुए थे। सो बच्चों की कॉग्निशन इसमें बहुत अफेक्ट हो जाती है। सो इफ़ योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, स्कूल के अंदर इट हैज़ टू बी सैट डाउन, द चाइल्ड हैज़ टू बी सैट डाउन, एंड टीचर्स का ये काम है कि पता करें घर पर हो क्या रहा है पीछे, बल्कि वो बच्चे को बोलते रहें कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम डफर हो, तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं होता, तुम्हारी राइटिंग ठीक नहीं है, तुम्हारी कॉपीज़ नहीं आई हुई। चेक व्हाट इज़ द चाइल्ड गोइंग थ्रू एट होम, एंड समटाइम्स ये ट्रॉमा टीचर्स से भी आ जाता है जब वो बहुत ज़्यादा बच्चों को लिटिल करें। सेकेंडली, फिजिकल सेल्फ, बच्चों का फिजिकल हेल्थ बड़ी इस चीज़ के अंदर अफेक्ट करती है। खाना पीना उनका ख़त्म हो जाता है, उनके स्लीपिंग साइकिल बहुत ख़राब हो जाते हैं, फिर उनकी पुअर इम्यून सिस्टम, बीमार बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगते हैं। सो एनी चाइल्ड हु इज गोइंग थ्रू द इम्पैक्ट of childhood trauma will be very physically 360 डिग्री इम्पैक्ट होता है बच्चे की शख्सियत। तो हमारी ये बातचीत जारी है ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप कोई अपना तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं तो आप कॉल करके हुमैरा फ़ान से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा पे, बचपन में जो हादसात होते हैं उनका जो आपके जहन पे, आपकी शख्सियत पे जवान होने के बाद असर होता है। हमारी साइकोलॉजिस्ट हुमैरा फ़ान हमारे साथ है। हुमैरा, ब्रेक पे जाने से पहले आप ये चार्ट अब बता रही हैं। बिल्कुल, और हम पहुंचे थे फिजिकल हेल्थ तक कि बच्चे बीमार होना शुरू होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ट्रॉमा को अगर हम बात करें तो उसको हम सदमा भी बोल सकते हैं। अगर हम उर्दू में देखा जाए तो सदमा ज़रूरी नहीं कि जो हम पहले बात कर रहे थे किसी बहुत बड़ी चीज़ का हो, सदमा छोटी छोटी चीज़ों का भी बनता है जो आपका ट्रॉमा जाके बन जाता है। सो अगर थोड़ा सा उसको ट्रांसलेट करें तो बच्चों के अंदर अगर फिजिकल हेल्थ उनकी ख़राब है, सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, अपने क्लिनलीनेस का ख्याल नहीं रख रहे, बाल गंदे रख रहे हैं, हाथ गंदे रख रहे हैं, हाथ धोना नहीं है, नहाना नहीं है, कहीं पे ये भी एक साइन ही होता है कि उनके ऊपर ट्रॉमा का असर है, ये किसी सदमे का असर आ रहा है। फिर अगर हम इमोशंस पे जाएं, सबसे मेन बड़ा पार्ट इज़ इमोशंस एंड बिहेवियर एंड इमोशंस। इमोशनल रेगुलेशन, अपने जज्बात को कैसे आपने इजहार करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये इन बच्चों के बहुत बुरे असरात इसके ऊपर इनको पड़ते हैं। गुस्सा है तो वो भी एक तरीके से निकलेगा, प्यार है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे, कोई चीज़ चाहिए है तो वो उसको अगर सही से एक्सप्रेस करे, सही से नहीं बल्कि वो शायद लड़ झगड़ के रो धो के एक्सप्रेस करें। इमोशनल रेगुलेशन जो उनकी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है। उसके अंदर
अपने इमोशंस को भी रिकग्नाइज नहीं करें कि अगर मैं हर्ट फील कर रही हूँ, मुझे बुरा फील हो रहा है, तो मैं इसको बता सकूँ कि अच्छा उस बच्चे ने मेरे साथ ये किया तो मुझे बुरा लग रहा है। वो इतना नम कर देते हैं, अपनी हर चीज़ दबा देते हैं, हर चीज़ सारे इमोशंस सप्रेस कर देते हैं, सप्रेस भी करते हैं और फिर सप्रेस करने के बाद समझ भी नहीं आता इसको एक्सप्रेस भी कैसे करें। हेल्पलेसनेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है, एंगर बहुत आता है, गुस्सा छोटी छोटी बात के ऊपर, लोगों से चिड़चिड़ाहटपन, अपने से चिड़चिड़ाहटपन, दोस्त बनाने में मसले। तो इस टाइप की इमोशनल एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उनके ऊपर पड़ता है। तो अगर कभी पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा इमोशनली जज्बाती तौर पे अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा या किसी और के जज्बात रिसीव नहीं कर सक रहा इन बोथ वेज या कर सक रही, देयर इज़ समवेयर सम ट्रॉमा और सम इशू गोइंग ऑन विद बच्चे के साथ कोई ना कोई मसला आने हो रहा है और आप ये चेक करें, इसको ये ना कर दें। कुछ अगेन पेरेंट्स क्या करते हैं, ये बहुत शर्मीली है इसलिए सामने नहीं आती, वो इसको बात करने का शौक नहीं है, वो कवर अप करते हैं इन चीज़ों को, लेकिन एक्चुअली बच्चे के साथ अंदर बहुत कुछ चल रहा है। रिलेशनशिप्स उन बच्चों के बिल्कुल सही नहीं बनते बचपन में भी, और जब वो बड़े होते दोस्तों के साथ हो चाहे घर वालों के साथ हो। यस, अगर किसी के साथ वो क्लिक कर गए तो वो एक बहुत ही अनोखी चीज़ होगी कि उनको कोई उनका अपना लाइक माइंडेड समझ में आ गया है या जो उनके इमोशंस को उस तरीके से समझ सके। लेकिन रिलेशनशिप जब बच्चों की ट्रॉमा या सदमे के थ्रू अफेक्ट होती है, असफर जब वो बड़े हो जाएंगे, मैरिज जो अभी हम डिवोर्स की बात कर रहे थे, डिवोर्स के अंदर उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, इट कैन गो टुवर्ड्स डिवोर्स। उनकी इंटरेक्शन विद अदर पीपल, चाहे वो ऑफिस में कॉलीग्स हो, चाहे घर में मुलाजमीन हो, चाहे खाला फूफी चाचा कोई भी हो, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप्स बहुत अफेक्टेड होंगी। वो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई ऐसा इशू रहेगा या मसला रहेगा कि लोग भी हैरान होंगे कि इसको मसला क्या है हर बार, ये क्यों ऐसे बिहेव करता है या करती है, ये क्यों इमोशनली इतनी ज़्यादा ओवर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है या बिल्कुल ही इमोशंस नहीं बताती। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट आता है चाइल्डहुड ट्रॉमा का, आपके वाइल्ड ग्रोइंग अप एंड जब आप एक दफ़ा बड़े हो चुके हो। अच्छा, फिर ऐसे बच्चों के रिलेशनशिप स्पाउस वाइज बहुत मुश्किल से सेट होता है, मियाँ बीवी के बात बताएं। जिस तरह कुछ खवातीन होती हैं जिन्हें अगर जो अपने घर में जो लड़कियां हैं उन्होंने घर में देखा है कि अम्मी का बहुत होल्ड है और अब्बा एक सबमिसिव से एक फिगर है और अम्मी इज यू नो कॉलिंग द शॉट्स या अम्मी सारे डिसीजन ले रही हैं और अम्मी एक घर की एक डॉन अम्मी है, ठीक है। जब उनकी लड़कियों की शादी होती है तो वो समवॉट यही एक्सपेक्ट करती होंगी कि उनका शौहर भी उन्हीं लाइन्स में जैसे, और जब वो शौहर थोड़ा सा ओवरपावरिंग होता है तो क्या मसले हो सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स एग्जैक्टली यही एग्जांपल है जिसको हम कह रहे थे ना ट्रांस जनरेशनल, बिकॉज अम्मी की अम्मी स्ट्रॉन्ग थी, अम्मी की अम्मी स्ट्रॉन्ग थी, या तो कहीं पर अम्मी की अम्मी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं थी और अम्मी को ज़रूरत पड़ गई अपने हाथ में काबू लेने की चीज़ों को और वो स्ट्रॉन्ग बन गई। फिर बेटी ने तो खाली इन्हीं को देखा है कि अम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, अब्बा तो कुछ बोलते नहीं है, तो मेरे वाले के साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन कहीं पे यही वो बात है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती हैं एंड बच्चा जो देखते हुए आपको बड़ा होगा वो उसी को इंटरनलाइज करेगा, उसके अंदर उसी का मोल्ड बन जाएगा। वो समझेगा बाहर दुनिया में निकल के भी दुनिया ऐसी ही होगी जैसे मेरे घर के अंदर है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, आदमियों का जोर हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। ईस्ट के अंदर, एशिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर माएँ ज़रा यूजली सबमिसिव सी रहती है, लेकिन कहीं पे रोल्स रिवर्सल भी होते हैं। लेकिन कोई भी फैमिली का जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं, जो मेन अथॉरिटेटिव फिगर है, वो कोई भी हो सकता है, माँ या बाप, लेकिन कोई एक हो। दोनों अगर बनेंगे क्लैश होगा, दोनों सबमिसिव होंगे तो काम नहीं बनेगा, दोनों एक दूसरे से अटैक करेंगे तो काम नहीं बनेगा। सो समवे यू हैव टू सी असफर व्हाटएवर वर्क्स, कोई एक फिट फॉर्मूला नहीं है, जो काम कर गया अब कोई बीच का रास्ता निकालना, कोई बीच का रास्ता निकाल कर हम काम निकाल सकते हैं। तो रिलेशनशिप बच्चों के अटैचमेंट के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। वो किसी से अपना आपका दिल लगाना ज़्यादा लगा लेंगे या कम लगा लेंगे, या गलत इंसान से लगा लेंगे, गलत चीज़ों से लगा लेंगे। अटैचमेंट्स बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं जब आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा आता है। अच्छा, क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस को भी बड़े होके अफेक्ट कर सकता है? समवेयर कहते तो हैं, अब स्टडीज़ ये कह रही हैं कि वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है, कि यू आर बॉर्न विद इट, बट समटाइम्स यस, आपकी वो इंक्लिनेशन, आपकी एक खिंचाव किसी और तरफ जा सकती है। शायद यस, अटैचमेंट में अगर कोई बच्ची बड़ी हो रही है, उसके साथ कोई लड़की ही थी जो हमेशा साथ रहती थी, उसको वहाँ से वो कंफर्ट और सूदिंग मिली, ठीक है, उसको प्यार वहाँ से मिला, उसको वो अटेंशन वहाँ से मिली। बड़े होकर उसका रुझान जो है वो ज़्यादातर लड़कियों की तरफ ही जाएगा, उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शन शायद लड़कियों की तरफ ही हो। तो ये जनरेशनल भी हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है, ये फ्रॉम एनवायरनमेंट भी हो सकता है। वेयर अगर आप दो लोगों को देखो जो ज़्यादा क्लोज हैं आदमी एक दूसरे से, या दो औरतें हैं, और आजकल तो बहुत LGBTQ के ऊपर काम हो रहा है, बहुत बातें हो रही हैं, तो ये एनवायरनमेंट से भी
आ सकता है या पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है, ये दोनों। लेकिन मेरा अगर किसी बच्ची ने अपने बाप को देखा हो कि माँ को बहुत मारता था, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत देखा वो बच्ची ने, और वो खौफजदा हो, वो खुद ने भी उसने मार खाई भी हो, तो ये भी तो एक असरअंदाज हो सकता है कि वो दूर हो गई उस पूरी चीज से। बिल्कुल, और ये यूजुअली पेरेंटल बिहेवियर से ही सारी चीज़ें ये आ रही होती हैं। ये तो बच्चों के जो इफेक्ट्स है, लेकिन पेरेंट्स की खुद भी जब फिजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही, उनकी भी जब इमोशनल नीड्स डिसफंक्शनल हैं, उनकी भी जब रिलेशनशिप जब वो देख रहे हैं आपस में ठीक नहीं, बच्चा देख रहा है, तो ये बच्चे पे भी आ जाता है। लेकिन ये पेरेंट्स का लड़ाई करना हर वक्त जस्ट गोज टू शो, वो सिर्फ यही दिखाता है कि बच्चा यही फील करता है और यही समझता है। 2-3 चीज़ें जो बच्चा समझेगा जब माँ बाप की लड़ाई हो रही है, ये तो मेरा कसूर है, मेरे खातिर लड़ाई कर रहे हैं, हालांकि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, या ये मुझे प्यार नहीं करते इसलिए ये आपस में लड़ रहे हैं, मैं यहाँ डर के बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ, मैं रो रहा हूँ और ये आपस में लड़ रहे हैं। मेरी अपनी एक लाइफ चल रही है एज अ चाइल्ड बच्चे की, चाहे वो 8 साल हो 7 साल हो, और मैं माँ बाप को क्या बताऊँ, क्या लेकर जाऊँ उनके पास कि मुझे स्कूल में क्या मसला हो रहा है, उस दोस्त ने मुझे क्या बोला, बिकॉज तो अपनी लड़ाई में लड़े में तो मुझे और आगे से डांट पिट जाएगी। सो ये सारी बातें लेके बच्चा अपने आप को जो इमोशनली दबा देता है, अपने आप को रोक लेता है। फिर बड़े होकर क्या होता है, अगर गॉड फॉरबिड मेरे साथ ऐसा होता, अब मुझे कुछ चाहिए और मुझे कुछ बोलना है आपको, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं असफर को कैसे बोलूँ, असफर समझेगा, असफर नाराज़ ना हो जाए, असफर को बुरा ना लग जाए, तो बेहतर है मैं चुप करके बैठती हूँ, मैं नहीं बताती मुझे क्या तकलीफ हो रही है, ये नहीं हो रहा। तो ये बच्चे यूँ सोचते शुरू कर देते हैं, ठीक है, व्हेन दे ग्रो अप। सो समवेयर उनकी रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और रिलेशनशिप के साथ मेंटल हेल्थ भी आ जाती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ के अंदर ऑब्वियसली आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव सेल्फ इमेज, सेल्फ इस्टीम, ये सारी चीज़ें जितना भी मेंटल हेल्थ के साथ आपके नफ्सियात के साथ जो इश्यूज होते हैं वो सब यहाँ आ जाते हैं। अब जिस तरह हम बात करते हैं कि बच्चों की चॉइसेस जवान होने के बाद बहुत ज़्यादा ये चीज़ इम्पैक्ट करती है, तो मेरा क्या वो उनकी जॉब में, उनकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी नज़र आएगी चीज़? अब जॉब, अगर वो बच्चा जिसको चाइल्डहुड ट्रॉमा है जाता है काम के लिए, ठीक है, उसको लेट्स से बॉस से कोई बात करनी है, जो अभी मैंने आपको इंटरेक्शन बताया कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, बुरा ना मान जाए, वो सब बहुत होता है। मेंटल हेल्थ उनकी ऐसे अफेक्ट करेगी कि अगर बॉस ने कुछ बोल दिया, तुमने ये काम ठीक नहीं किया या तुमसे ये काम नहीं होता, उनकी फ़ौरन सेल्फ इस्टीम पर आ जाएगा कि मुझसे तो कोई काम ठीक नहीं होता, मैं तो कभी कुछ भी ठीक नहीं कर सकती, मुझे तो हमेशा डांट पिटती है। उनकी अपनी सेल्फ इमेज बहुत पुअर हो जाएगी, मुझसे तो कभी कुछ ठीक नहीं होता। यही चीज़ में घर जाकर ट्रिकल करती है। तो मेरा एक और सवाल ये है, मेरा छोटा सा, सॉरी टू कट यू, लेकिन कौन सा बच्चा, लोग जब लड़ाई होती है घर में तो कहते हैं ये तो छोटा है, इसको तो समझ में नहीं आएगा, किस एज से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए? असफर 8 साल की उम्र पर बच्चे की पर्सनालिटी बन चुकी होती है। जो हम कहते हैं ना अभी बहुत छोटे हैं, समझ में नहीं आता, वो चाहे 2 साल हो, वो चाहे 3 साल हो, वो सब चुप करके अंदर जा रहा है। वो उसको बता नहीं सक रहे वर्बलाइज करके, बोल के कि अच्छा आप लोगों ने ये बोला तो उसका ये मतलब है, लेकिन सब अंदर जा रहा है। और ये अंदर जाके फिर ये बचपन के बाद ही बाहर निकलता है, जो ये सारे एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। तो वो स्पंज की तरह सब कुछ चुप करके लेते जा रहे हैं। चाहे अब ये देखो, अब तो स्टडीज़ ये भी आई हैं कि व्हेन अ वुमन, जब औरत प्रेग्नेंट होती है और जब आप बात करो तो बच्चे को माँ की आवाज़ तक आती है, तो अगर चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही है तो बच्चा वहीं से स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ ही पैदा होगा, बच्चा वहीं से टेंशन में पैदा होगा। जो अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, जो अच्छी बात है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वूम, तो ये पेट से ही शुरू हो जाता है। तो हम जो बोलते हैं बच्चा बहुत छोटा है, इसको समझ नहीं आ रहा, पुरानी बात है। 8-9 साल तक आप ये देखो बच्चे की पर्सनालिटी बन गई है, उसके बाद जो अब आपने करना है, आपने उसको चेंज करना है या ठीक करना है, जो करना है उसके बाद का काम है, लेकिन वो मेहनत का काम है। और ये इतनी ज़बरदस्त बात हुमैरा ने अभी कही है कि ये जितना भी चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, इसका बहुत मेजर पोर्शन गलत पेरेंटिंग से आता है। तो हमें एज पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली बच्चों को अपने स्टडी करना चाहिए, उनके सामने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए और उन्हें वक्त देना चाहिए, दोस्त बनना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो कि आने वाले कल का मुस्तकबिल है वो एक हेल्दी तौर पे बड़े हो सके। हमारा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू सो मच। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। और आज चांद
जरा बादलों में छुपा हुआ है। आज मूड थोड़ा ऑफ है। हमारे साथ है शेफ नौरीन, एक बहुत बिल्कुल भी अच्छे मूड में आज नहीं है। अच्छे मूड का दिल नहीं कर रहा असफर। क्यों, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। असफर, यहाँ पे एक बूंद बरसती है, ऐसा लगता है कि पूरा समंदर कराची में आ गया। आई स्वेयर, एक बूंद से आप यकीन करें, आई वाज स्टक इन द ट्रैफिक सिंस 7:45 से मैं इस ट्रैफिक में स्टक थी। हर जगह खड्डे, पानी, इतना सा पानी, लेकिन वो खड्डे इतने कि ऐसा लगता है पता नहीं पूरा समंदर दुनिया का एक ही जगह आ गया लिटरली। तो इंसान कोफ्त में आ जाता है ना, व्हाई दिस हैपनिंग। कई बाहर के मुल्कों में कितना ऑर्गेनाइज्ड है। आई डोंट नो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कब सही होगी, कुछ शायद रियली डोंट अंडरस्टैंड। आदत भी हो गई, लेकिन बारिश कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, बारिश अल्लाह की तरफ से रहमत है, लेकिन यहाँ जहमत बना देते हैं। आई स्वेयर जहमत है। एनीवेज, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अच्छे दोस्त इसीलिए होते हैं कि आप अपना वेंट कर सके, दिल की जो बात है बाहर निकाल सके। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यहाँ पे एक बूंद नहीं बरसती कि पता है बारिश एंजॉय करने ज्यादा डर लगने लगता है नौरीन के। रियली स्कैर्ड ऑफ बारिश के बारिश नहीं हो। और कितने अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत हमारा पहले शहर होता था, इतने अच्छे रोड होते थे, रोड फिर बर्बाद, कराची के तो बर्बाद हो चुके हैं। बिल्कुल एंड है। हाँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, कसम खुदा की। तो इसका मतलब आज आप बहुत बुरा खाना बनाएंगे क्योंकि जब आपका मूड अच्छा, कहते मूड अच्छा नहीं होता तो खाना अच्छा नहीं बनता। नहीं, आपसे दिल हंगा कर लिया, मूड अच्छा हो गया। हाँ। लेकिन नहीं, लेकिन मैं वैसे भी कह रहा हूँ नौरीन, कभी भी ऐसा होता है ना, एक तो ट्रैफिक में फंसना, फिर अपने आप जहाँ पहुंचना है वहां देर हो जाना, और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा अफसोस की बात है, अगर कोई हादसा होता है तो इतने सारे लोग उस हादसे में मदद करने की बजाय गाड़ी रोक के एक फिल्म देखते हुए जा रहे होते हैं। Exactly. अरे भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है आप उतर गया तो मदद कर दे, या फिर तेज आगे निकले। और असफर, मेरी गाड़ी के पीछे 3-4 एम्बुलेंसेस भी थी। वो हॉर्न दिया, वो कहाँ से, ना इधर से कोई निकल सकते हैं, ना इधर से, ना इधर से, ना इधर से, कहाँ जाए, आसमान पे उड़ जाए। मैं तो कह रही हूँ नौरीन तो वाकई मुझे लग रहा है अब अगला शॉट नौरीन का दुबई में लगेगा। दुबई में कुत्ते को लेके वॉक कर रही होंगी, इधर उधर देखती भी। कसम से इतना ऑर्गेनाइज्ड, बारिश होती भी तो पता नहीं चलता यार, वहाँ पे जो भी हो रहा है, कहीं भी आप बाहर चले जाओ। लेकिन यहाँ तो लगता है कि बस मैं क्या बोल सकती हूँ, छोड़ दें। सही कह रही है वैसे, लेकिन हमारे हुकूमती इदारों को प्लीज इस बात का तो ख्याल करना चाहिए। हाँ, सीरियसली इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ आप लोग ले रहे हैं, एक सड़क भी सही करा दें। जी, आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे एक ब्रेकफास्ट है, लाइक अनियन पोटैटो। मैंने उसको थोड़ा सा हॉलो कर लिया था रिंग्स की तरह, इस तरह। हम इसका एक ऑमलेट पैटी बना रहे हैं, इसके अंदर फिलिंग करके, और जैसे ये टोमेटोज को मैंने अंदर से हॉलो कर दिया था। मैंने दुबई में खाया था सर, ये ब्रेकफास्ट के तौर पे, तो मैंने कहा चलिए आज आपको ट्राई करवा देते हैं। प्लीज, the kitchen is all yours. ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मैंने अनियन रिंग्स, ये थे, एक बड़ा अनियन ले लिया था मैंने 2, उसके मैंने इस तरह से रिंग्स काट के उसको ठंडे पानी में सोक कर दिया था ताकि क्रिस्पी ये रहे, वरना ये बिल्कुल सॉगी से हो जाता है अगर आप वैसे ही काट के रख देंगे। और नमक थोड़ा सा डाल दीजिएगा, फिर उसको अच्छी तरह धो लीजिएगा ठंडे पानी से। फिर ठंडे पानी में चिल्ड जो बर्फ़ का पानी होता है उसमें आपने इसको ये डिप करके रखना है, ठीक है। इसी तरह मैंने टोमेटोज़ को भी ले लिया था, इसको भी मैंने ठंडे बर्फ़ में डिप करके रख दिया था, इस तरह हॉलो करके, ठीक है। अच्छा, इसमें जाएगा हरा धनिया है, हमारे पास चिकन पाउडर है, पेपरिका पाउडर है, एक छोटी अनियन मैंने चॉप कर ली थी, चीज़ इसमें चेडर है, मोज़रेला, जो भी अवेलेबल आप लोगों के पास हो, एंड इट्स ऑप्शनल, अगर आप लोगों के पास है तो डालिए, वरना इट्स ऑप्शनल। अच्छा, ये पेपरोनीज़ हैं जो कि चिकन एंड बीफ के हर जगह, हर सुपर मार्केट में मिल जाते हैं, तो ये मैंने 3 से 4 ली थी, तो ये भी मैंने चॉप कर ली, ठीक है। ये कैप्सिकम एक है, मतलब हरी वाली शिमला मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक एज पर योर टेस्ट है इसमें। ये ऑयस्टर सॉस है, हर जगह अवेलेबल है, हर सुपर मार्केट में आप जाएंगे ऑयस्टर सॉस बोलेंगे वो आपको दे देंगे बॉटल। ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये थोड़ी सी हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, और ये मैदा इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमने लिए 4 से 5 अंडे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अंडों को मैं करूँगी बीट इस तरीके से। ये मैं अभी दुबई गई हुई थी कुछ दिन पहले, तो मैंने वहाँ ये ब्रेकफास्ट ट्राई किया था, इट वाज सो यमी, बहुत मज़े का था, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये रेसिपी आज शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये हमने इनको फेंटना है अच्छी तरीके से, ठीक है। इतने मैं क्या करती हूँ, हल्का सा फ्लेम भी ऑन कर देती हूँ ताकि हमारा, ये हमने फ्लेम ऑन किया, हल्की आंच पे इसको कर दें दोनों को। ये हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है, हम इसका ढक्कन हटा देते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब हमने ये अंडों को बीट किया अच्छी तरीके से, लाइक दिस। इसके बाद इसमें जाएंगी
ये ग्रीन चिलीज मैंने चॉप करके रखी थी 2 से 3 है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी कम डालूंगी, अराउंड 1 ठीक है। ये इसके अंदर गया। ये कैप्सिकम्स हैं, ये 1 पूरी चॉप्ड है, ये इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये इसके अंदर जाएगा। अच्छा, ये लाल कुटी हुई मिर्चें, ये इसके अंदर जाएंगी 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं इसमें डालना है। ये चॉप्ड अनियन है जो मैंने आपसे कहा था, ये इसके अंदर जाएगी एक मीडियम साइज़ की 1, ठीक है। अच्छा, ये ऑयस्टर सॉस है, ये इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून। इससे ज़रा डिफरेंट सा टेस्ट आता है इस ब्रेकफास्ट का, ठीक है। अच्छा, ये है पेपरिका पाउडर, ये इसके अंदर जाएगा। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, क्योंकि इसमें मैं चीज़ भी डालूंगी तो ये सॉल्ट इसमें चला गया। और ये चिकन पाउडर में भी नमक होता है तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और ये हरा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे, बाकी हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है। ये चला गया। और ये आपका आ गया पेपरोनी, जो कि मैंने बीफ की पेपरोनी ली थी, ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये हम यहाँ रख देते हैं। थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं अपना काउंटर, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो इसको बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया हमने स्पून से, लाइक दिस, ठीक है। इसको हमने इस तरह मिक्स करना है। और थोड़ी सी हमने इसमें ये चेडर चीज़ को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। और ये मैदा है, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है। चले, मैं इतने ये मैदा इसमें मैंने डाला है। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक पे, कहीं जाइएगा नहीं, विल बी राइट बैक। चलिए जी, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बैटर में मैदा में डाल रही थी, ठीक है। मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने ये तवा लिया हुआ और एक मैंने वॉक लिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा इसमें बटर करके इसको ब्रशिंग किया इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। अब व्हाट आई विल डू, ये मेरे पास अनियन जो रिंग्स हैं, ये मैंने डालना है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। यूं यूं, और हम 3 इसमें डालेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से। एक हम और बीच में रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सीधे की तरह, ये जो हमने बैटर बनाया था ऑमलेट का, ये इसके अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, इसमें भी हमने ये डाल देना है इस तरीके से, बिल्कुल पैटी नुमा होता है ये, ठीक है। ये हमने डाल देना है फिलिंग इस तरीके से। इसको थोड़ी देर पकने देना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है चमचा, क्योंकि हम लोग को आदत होती है फ़ौरन चमचे हम हिलाने शुरू कर देंगे, जिससे सारा ये ख़राब हो जाएगा। ये हमने इसमें डाला, ये इस तरीके से, ये हमने इसमें ऐड किया। अच्छा, इस तरह हम एक टमाटो का भी हम एक रख देते हैं यहाँ पे, टमाटर का भी हम एक बना देते हैं आपके सामने फिलिंग। ये हमने इसके अंदर फिलिंग करी और ये हमने इसके अंदर फिलिंग करी। और इसको आप लोग गार्लिक ब्रेड, पीटा ब्रेड, व्हाटएवर ब्रेड यू हैव अवेलेबल एट होम, आप लोग उसके साथ आप लोग ये खा सकते हैं। चलिए जी, अब हम इसको पलटते हैं एक तरह से, ये देखें इस तरीके से, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, ठीक है। चलिए, इसका हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं ऊपर, लाइक दिस, ठीक है। ये देखें, ये हमारा इस तरीके से हुआ। ये हम इधर निकाल के रखते हैं, लाइक दिस। अच्छा, मैं साथ साथ इतने ये हो रहे हैं, मैं साथ साथ आपको रेसिपी भी रिपीट कर देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसको किया। इससे मैंने 4 से 5 अंडे लिए, ठीक है। 4 से 5 अंडे लिए, उनको मैंने फेंटा,
फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला, हरी मिर्च ने डाली, 2 चॉप की हुई शिमला मिर्च डाली, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर मैंने डाला इसके अंदर, ऑयस्टर सॉस डाला, ठीक है, मैंने इसको मिक्स कर दिया, हरा धनिया डाला और मैंने इसमें प्याज डाली जो बिल्कुल चॉप हुई थी, हरा धनिया, हरी मिर्ची, प्याज, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल के मैंने डाल के फिर मैंने इसको मिक्स कर दिया। फिर मैंने अनियंस के रिंग्स काटे, एक टोमेटो के रिंग्स काटे, उनको हॉलो किया। फिर मैंने क्या किया, उनको हॉलो करके फिर बीच में जो बैटर है तो मैंने उसके अंदर डाल के फिर मैंने इसको इस तरह से करके बना दिए आपके ऑमलेट की जो रिंग पैटीज टाइप, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला भी हम पलट देते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा ये इसमें चिपक रहा है, ये देखें ये टोमेटो वाला है, ये हो गया इस तरीके से, ये हो गया इस तरीके से। इसको थोड़ा थोड़ा आराम से पलटिएगा, ठीक है। ये आपका ये हो गया। आप लोग ये क्या कर सकते हैं, इससे आपने बंस लिए, कोई भी डिनर रोल्स ले लिए, कुछ भी लिए, बीच में थोड़ा सा मेयोनेज लगाए, एक आपने पैटी उसमें रखा अनियन का या टोमेटो का, फिर आपने इसका बर्गर बना के भी खा सकते हैं आराम से इन ब्रेकफास्ट। साथ में इसके आप कोई भी ड्रिंक ले लें, आप लोग लस्सी बना सकते हैं, कोई स्मूदी बना लीजिए, इट्स रियली गुड, इट्स वेरी हेल्दी। चलें जी, एक हमारा टोमेटो वाला भी हो गया, ये भी मैं यहाँ पे सर्व कर देती हूँ। एक ये टोमेटो वाला हो गया, हम यहाँ पे सर्व कर देते हैं। एक ये अनियन वाला भी रेडी हो गया, ये हो गया। एक हम इसके साथ कर देते हैं, ये यूं इस तरीके से हो गया, ठीक है। ये अनियन यहाँ पे रखते हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट सी रेसिपी बनती है इसका पैटी एंड दिस रिंग्स ऑमलेट, इट्स रियली गुड। ये हमारा एक हम यहाँ सर्व कर देते हैं और एक हम यहाँ सर्व कर देते हैं। ये एक इधर सर्व हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको हम बंद कर देते हैं। चलें जी, नहीं ये मैंने खाई थी दुबई में ब्रेकफास्ट, तो ये वहाँ आपको पता है जहाँ हम जिस रेस्टोरेंट में, शेफ्स का तो काम ही होता है, जिस रेस्टोरेंट में जाते हो तो एक होता है कि भाई पता नहीं क्या चीज़ है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन इसकी इतनी खूबसूरत थी। तो मैं, हालांकि देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल सा है, लेकिन बस वो लुक अच्छा इतना आ रहा था कि मैंने कहा चलो हम ये ट्राई करके बताएंगे अपने व्यूवर्स को, तो वो भी डिफरेंट सी चीज़ें बना लें। चलिए जी, हमारी रेसिपी भी कंप्लीट हो गई है, मेरा टाइम भी खत्म हो गया है किचन का, तो अब हम चलते हैं ब्रेक पे। जैसे ही ब्रेक से आते हैं वापस, अब देखते हैं असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक और शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ है नूर फातिमा, और नूर फातिमा एक ब्रांड चलाती हैं जिसका नाम है ज्वेलरी एट होम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बेहतरीन। नूर, कब से आप ये बिजनेस कर रही हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। 1 साल जी। और किस चीज़ ने आपको पुश किया कि मैं ये काम करूँ? बस मुझे काम का शौक था, एक अपना ब्रांड बनाने का शौक था कि अपने नाम से एक अपना ब्रांड होना चाहिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो इस वजह से मुझे बस ज्वेलरी का आइडिया आया और मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत छोटे उससे स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने ब्रांड के साथ हूँ, ज्वेलरी एट होम। अच्छा, अभी आप ज्वेलरी में क्या क्या चीज़ें बना रही हैं खुद से? खुद से मेरे पास कम चीज़ें बनती हैं। खुद से जो है वो सिर्फ ज़रकून की चीज़ें बनती हैं। ज़रकून के इयररिंग्स हो गए, नेकलेस हो गए, अदरवाइज सारा जो स्टॉक है वो चाइना से इम्पोर्ट होता है। चाइना से आप मंगा रही थी, लेकिन आप चॉइस करती होंगी कि ये चीज़, हाँ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आपने ये आप जॉब भी कर रही हैं इसके साथ साथ, तो मुश्किल नहीं हो जाता दोनों चीज़ों को? नहीं, मुश्किल नहीं होता क्योंकि मेरी जॉब की टाइमिंग है 11 to 7 और उसके बाद मैं रात में फेसबुक लाइव करती हूँ। इंस्टाग्राम पेज भी है और फेसबुक पे 1-2 घंटे लाइव करती हूँ। मेरे कस्टमर्स का एक ग्रुप है जिस पे मैं सिर्फ एक मैसेज कर देती हूँ कि मैं लाइव आ रही हूँ, तो मेरे सारे कस्टमर्स लाइव आ जाते हैं, फिर वहाँ पे ज्वेलरी सेल आउट होती है। ओह एक्सीलेंट, वहाँ पीसेस दिखा रही होती हैं? जी, मैं दिखा रही होती हूँ, वो लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं और बाकी डिफरेंट जगहों पे एग्जीबिशंस लगी होती हैं तो मैं एग्जीबिशंस भी लगाती हूँ। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और प्राइस रेंज क्या है इन चीज़ों की? मेरे पास प्राइस रेंज जो है वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। इयररिंग्स जो है वो 50 रुपीज़ से स्टार्ट है। 50 रुपीज़? जी। 50 रुपए के जी। वो कौन से वाले हैं प्लीज़ बताएं? ये वाले।
और ये हाथ के बने हुए हैं जी, ये वाले हैंडमेड है। और ये हैट्स हैं 2 जी, ये 2 हैट्स। प्लीज ये देखें जरा, दे आर जस्ट फॉर 50 रुपीज, सिर्फ 50 रुपए। क्या चीज? मेरी बात सुने, पहले आप 50 रुपए तो दें। वो मैं दे दूंगी, पहले नहीं ये कि दे दूंगी क्या, ये क्या बात है, ये 50 रुपए भी नहीं दे रही है। नहीं मैं बिल्कुल दे दूंगी, मैं इनको गिफ्ट कर दूंगी। मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इन्हीं का फायदा होता है। मैं तो सिर्फ ये देख के यहाँ यूँ रख के चला जाऊंगा, अरे वाह शाबाश कितना अच्छा काम किया। जब मुझे 50 की आवाज आई ना तो 50 की तरह भागती भी आई। ये देखें आप। लेकिन देखें नौरीन, यार सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, और सो अफोर्डेबल आल्सो। या एग्जैक्टली, कितने अफोर्डेबल? जस्ट 150 रुपीस। वाओ। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड किन चीजों की आपको आ रही होती है? कौन सा हॉटेस्ट सेलिंग आइटम है? ये चेन्स होती हैं। हाँ, ये लॉन्ग चेन्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, टिकटॉक का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो ये चेन लॉन्ग चेन्स का बहुत ट्रेंड है। और उसके अलावा जो है वो इस तरह के इयररिंग्स, जो फंकी इयररिंग्स होते हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, जैसे ये 150। अच्छा मुझे एक बात बताएं नूर, जिस तरह अभी आपके सामने शेफ नौरीन है, ठीक है, अब आपने शेफ नौरीन को अगर स्टाइल करना हो, क्योंकि आई एम श्योर इस तरह की भी खवातीन होती होंगी जो आपसे कहती होंगी मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या लूँ। जी जी। तो अगर आपके सामने नौरीन है, इनकी हाइट है, इनका कम्प्लेक्शन है, इसके ऊपर आप इनको किस तरह स्टाइल करेंगे? आपके ख्याल से कौन सी चीजें इसमें से जो इन पे सूट करेंगी? अभी इनके इस ड्रेस के हिसाब से इनके ऊपर ये वाले इयररिंग्स बहुत ज्यादा सूट करेंगे। ये वाले इयररिंग्स, ठीक है। और हाथों में? हैंड्स के लिए इनके ये वाले स्टेनलेस स्टील के, ये ब्रांड लोगोस के, ये स्टेनलेस स्टील के कप्स होते हैं, हैंड कप्स। इसमें डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं, एलवी है, शनेल है और ये गुची है, ये इस तरह के ये हैंड कप्स होते हैं जो आप वॉच के साथ भी पहन सकते हैं, सेपरेट भी पहन सकते हैं। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और अगर गले में कुछ पहनना हो तो? गले में अगर कुछ पहनना हो तो डेली वेयर के लिए इनके लिए स्टेनलेस स्टील की ये चेन्स है। ये वाली चेन सिंपल सी? जी, ये सिंपल बड़ी बेसिक सी। जी, बेसिक सी, कैजुअल डेली वेयर के लिए। लेकिन नौरीन मुझे बताएं, जब आप कभी शॉपिंग करने के लिए जा रही होती हैं, आपने इयररिंग्स पहने हुए? नहीं, कुछ नहीं पहने। तो आप ये पहन के दिखाएं ना कैसे लगेंगे। ये वाले इयररिंग्स। हाँ, फिर अच्छा आप कुछ पूछ रहे थे? मैं कहता जब आप शॉपिंग करने के लिए जा रही होती हैं यूजुअली, क्योंकि ये चूंकि ज्वेलरी का इस वक्त हमने एक स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है, मुझे पता है जब आप शॉपिंग करने के लिए जाती हैं आप किन चीज़ों को माइंड में रखती हैं कि यार मुझे ये चीजें चाहिए? अच्छा, मैं ज्यादातर मुझे शौक होता है ब्रेसलेट्स का एंड रिंग्स का, ठीक है, तो मैं सबसे पहले ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स की तरफ ज्यादा जाती हूँ, एंकलेट्स जो पायलें होती हैं उनकी तरफ ज्यादा जाती हूँ, फिर इयररिंग्स की तरफ भी आ जाती हूँ, लेकिन जरा अपने स्टाइल के हिसाब से करती हूँ, यू नो। ये देखें, लेकिन आपके बाल नजर आ रहे हैं? नजर नहीं आ रहे जी, लेकिन दिखाएं जरा, कैमरे को तो दिखाएं। ये देखिए, और हाथ नीचे कर ले। ओह, दे लुक रियली नाइस, जबरदस्त। और आफ्टर सेल सर्विस भी अगर देखें, जिस तरह शेफ नौरीन की तरह के कस्टमर्स हो, एक चीज़ ली और पहनी 2-3 दिन और फिर मज़ा नहीं आया, कहा कि मैं चेंज कराना चाहती हूँ। नूर, कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है और रिटर्न जो है वो विदिन 7 डेज होता है। विदिन 7 डेज होता है? अच्छा, रिटर्न भी कर देती हैं? हाँ, क्योंकि कुछ पार्सल्स रिटर्न आ जाते हैं, लोग बुक करवा लेते, लेकिन अगर उनको नहीं चाहिए होते या पसंद नहीं आते तो वो रिटर्न की एक्सचेंज पॉलिसी होती है। अच्छा। और कैश ऑन डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है। ऑल ओवर पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी, दैट्स एक्सीलेंट। अच्छा, और कभी आपने ये सोचा कि इसको कोई और प्रॉपर तरीके से मार्केट करने का, एक बड़े लेवल पे लेके जाने का, मजीद वेबसाइट डिजाइन करने का सोचा है, बस वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ रही है, इस वजह से अभी उसको होल्ड किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला फिर अब वेबसाइट की तरफ भी जाऊंगी मैं। वेबसाइट, और अभी आप सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम और एग्जीबिशंस, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एग्जीबिशंस आप करिए। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नूर फातिमा के जो ब्रांड है ज्वेलरी एट होम, उसके सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं, और ये एग्जीबिशंस करती हैं, उसके साथ साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप प्लीज़। और लाइव आप कब आती हैं वैसे? 10 to 12 10 to 12 जी, रात को 10 से 12, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ अपने घर के सारे काम से फ्री होने के बाद उसी टाइम फ्री होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं, तो उस टाइम वो लोग मोबाइल यूज़ करती हैं। और ये देखिए, हाँ, और अरे वाह, आधा स्टॉल तो खाली हो गया। एक्सीलेंट, मेरे हाथों में आ गया, जबरदस्त। हाँ, अच्छा, मेरी सहेली की एक सालगिरह, ये भी रख लेना। चलिए ठीक है, अब आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं इल्मा शेख, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम इल्मा, कैसी हैं आप? खैरियत से? इल्मा, क्या क्या काम कर रही है? तो बड़ी जबरदस्त चीजें बनाई हुई है भाई आपने। मैं यहाँ पर अपना एक हैंड क्राफ्टेड मेरा ये ब्रांड है, और वर्ल्ड थ्रू एन आर्टिस्ट के नाम से मेरा ये ब्रांड है, और ये मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली 2 इयर्स पहले, मतलब, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो है ना, मेरा जो सबसे ज़्यादा
एक आइटम होता है ना, लाइक कौन सा वाला हॉट सेलिंग आइटम है, तो वो मेरा है कि हमारे बैनर्स में हैप्पी बर्थडे बैनर्स या थीम के हिसाब से ईद, जैसे अभी ईद गुजरी है तो ईद के एनवेलप्स हो गए और ईद बैनर्स हो गए, ईद मुबारक वगैरह के, तो वो बहुत ज़्यादा हमारा सेलिंग आइटम है। और बाकी हम कस्टमाइज क्राफ्ट्स वगैरह, कस्टमाइज पर्सनलाइज आइटम्स, इस तरह से सारे गिफ्ट वगैरह बनाते रहते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स किस चीज़ के आते हैं आपको? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत बॉटल है, ये तो आराम से एक वाज बन सकता है। सो ये सारा इंटीरियर की तरफ हमारा डेकोरेटिव पीसेस, इस तरह की पेंटेड बॉटल्स हैं। अब सब खुद करती है? सब खुद करती है। भाई तालियां होनी चाहिए उनके लिए। एक्सेलेंट। और कितना वक्त लगता है अलमा ये चीज़ें बनाने में? टाइम तो लगता है, बिकॉज अगर कस्टमाइज ऑर्डर कोई आता है तो एटलीस्ट हमें 10 to 15 डेज चाहिए होते हैं। और देन आई एम ऑल्सो वर्किंग समवेयर, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन। एक्सेलेंट, आर्ट टीचर है इल्मा के लिए और जोरदार तालियां होनी चाहिए। टीचर्स की हम बड़ी इज्जत करते हैं। Currently I am working in Beacon House as an art teacher. I'm from Beacon House. Okay, that's great. मैंने Beacon House से पढ़ा है। और ऑफ कोर्स आर्ट का जब भी पीरियड होता था तो मेरा दिल चाहता था कि पीरियड खत्म हो जाए लेकिन नहीं, आर्ट के पीरियड बहुत जरूरी होते हैं। बोरिंग सब्जेक्ट। नहीं, आई कुडंट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, मुझे तो बहुत मुश्किल होती थी आर्ट के अंदर, लेकिन मैंने फिर विद टाइम सीखा उसे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुनिए, इतनी नफासत से, प्लीज इसका क्लोजअप बनाए, कितना खूबसूरत काम हुआ है। आई लव इट, ब्यूटीफुल वर्क। सुनिए, कितनी देर में तैयार होता होगा ये? जस्ट 2 days। 2 days लगते हैं। और ये पेबल्स अब कहाँ से जमा करती है? पेबल्स फ्रॉम प्लांट्स और नर्सरी वगैरह से, वहाँ से आराम से मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ से इजीली। और इनकी क्या, इसकी क्या प्राइस है इन चीज़ों की? इसके प्राइस है 500 से 1000 एंड 1200, इस तरह से। लाइक साइज पे डिपेंड करता है और डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। तो जितना क्रिएटिव और जितना थोड़ा यूनिक डिज़ाइन होता है तो उसके चार्जेस उस हिसाब से होते हैं। बट इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत काम किया। अच्छा, ये फ्रेम्स भी है ना? यस, ये भी है। अच्छा, और अगर ये प्रिंटेड है एंड समथिंग वी हैव सम हैंड पेंटेड और समथिंग वी हैव प्रिंटेड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो बड़ी वाली पेंटिंग्स है, ये जो अल्लाह ताला के नाम लिखे हुए, ये ऑन ऑर्डर भी आप बना लेती हैं? अगर कोई आपको कोई पिक्चर भेजे कि मैं चाहती हूँ कि हम रेप्लिकेट कर देते हैं। लाइक जैसे कोई अगर चाहते कि उसको कैलीग्राफी में चाहिए या कोई मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग चाहिए तो उस तरह का वो हमें डिज़ाइन हमें दे दें अपनी पसंद का और हम वो करके। अच्छा, चूंकि अलमा आप एक आर्ट टीचर है और बहुत फेमस पेंटर्स की जो पेंटिंग्स होती हैं वर्ल्ड रिनाउंड, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके जो रेप्लिकाज हैं वो बनाए, तो आप वो भी बना सकते हैं? वो भी बना सकते हैं। हाँ, मोनालिसा बना दी, मिनिएचर में। एक्चुअली जो ये आर्ट है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। एब्सोल्युटली। बिकॉज तो इस तरह से मुझे बचपन से ही आर्ट का बहुत शौक था और मैंने उसको एज अ प्रोफेशन अपना कंटिन्यू करना चाहा। और इसी तरह से मेरा शुरू से यही था, मेरा ऐसा ब्रांड का कोई नहीं था कि मैं एक ब्रांड क्रिएट करूं, लेकिन स्टार्टिंग से ही मेरा इस तरह से शौक था और थोड़ा थोड़ा ऐसा, मतलब मैं जो भी चीज़ हो वो वैसे मैं बनाकर और रख देती थी। और शुरू से ही ड्राइंग में मेरा बहुत वो था और आगे भी मुझे अपनी स्टडीज़ वगैरह आर्ट की तरफ ही करनी थी। बट पेरेंट्स लाइक नहीं, पहले ये स्टडीज़ कर लो अपनी, फिर उसके बाद कुछ करना। तो उस तरह से फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट से उसको किया है, फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया है और फिर उसके बाद मैंने अपनी टीचिंग जॉब स्टार्ट करी एज एन आर्ट टीचर। एक्सेलेंट। और उसके साथ एंड दिस इज द वर्ल्ड थ्रू एन आर्टिस्ट। ख़वातीन और हज़रात, इल्मा के लिए एक और बार बहुत ज़ोरदार तालियां। बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है और सारा काम खुद करती हैं। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह इल्मा तरक्की करें। वर्ल्ड थ्रू एन आर्टिस्ट के जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिंक्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, ऑर्डर कीजिए, ये खूबसूरत सामान और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू नूर फातिमा, थैंक यू शेफ नौरीन। वाह, ये तो बहुत खुश है भाई, मुझे सख्त जेलसी हो रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारी टीम का ही हिस्सा है, दोस्त है। आज मूड ऑफ, देखे ये बात माने, जितना आज मूड ऑफ था उतना ही अच्छा है। Exactly. है ना? वो कवर अप हो गया। बिल्कुल। Thank you and thanks to you too. I have something for you, like from Wealth Through an Artist. I have a gift. Oh wow! थैंक यू सो बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक ऐसे शो के साथ जो कि पूरी कोशिश करेगा आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।